वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिस चीज़ को अगर कोई इंसान सही तरीके से फॉलो करे तो अपने बिजनेस को सफल बना सकता है? मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है अपनी माँ। जो वो करती है वो हम करें। वो सरेंडर करती है अपने बच्चों को बड़े करने के लिए बिना किसी शर्त के। उसने कभी नहीं कहा कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ सकती। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए। एक ही चीज़ सोची है कि बच्चों को बड़े करना है, ग्रो करवाना है, कामयाब करना है। सेम चीज़ है आपके बिजनेस के लिए। बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बिजनेस के प्रति सरेंडर कर दो। फिर देखो बिजनेस भी आपको कामयाब होकर दिखाएगा। अगर कोई एक इंसान आज के दौर में बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसके पास कई सारे चैलेंजेस हैं, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ऐसी स्थिति में क्या उसे सच में जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना भी चाहिए या अभी और वक्त देना चाहिए? देखो बिजनेस में ना शुरू से एक चीज़ रही है, चाहे ऑनलाइन का ज़माना आ गया, डिजिटल का ज़माना आ गया, फास्ट चीज़ें चल रही हैं, पर फिर भी बिजनेस को जमने में 1 साल लगता है। राइट। शुरू में भी लगता था, आज भी लगता है। 1 साल की रोटी अगर घर में है तो फिर बिजनेस में कूदना चाहिए, नहीं तो नहीं कूदना चाहिए। वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट आज सच में किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है? मार्केटिंग। मार्केटिंग। सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग आपको प्रॉफिट देती है, बाकी सारा कुछ ओवरहेड्स है। क्या मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स? नहीं, ब्रांडिंग मार्केटिंग का पार्ट है। ओके। आपने मार्केट करना है, आपकी चीज़ को पहले ब्रांड करोगे, पीआर हो गया, एवरीथिंग मार्केटिंग में आई है। राइट। सेल्स भी उसका एक पार्ट है। जैसे ब्रांडिंग एक पार्ट है, ऐसे सेल्स एक पार्ट है। राइट। तो पूरा जो होलिस्टिक है वो मार्केटिंग है। फाउंडर रेडी है कि उसे मार्केट में एंटर करना है, तो उसकी मार्केट में जाने की गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी? उसका जो कंज्यूमर है, कौन कंज्यूमर है उसको जानना है। पहले अपने बारे में जान लिया। यस। अब कंज्यूमर है कौन, कंज्यूमर क्यों ले, कौन है, कितने का लेगा, सारे के सारे उसके सेगमेंट, उसका नीश पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 तरीके हैं, एक तो है कि आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक कस्टमर ढूंढो, दूसरा है कस्टमर के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द अनुराग दांगी शो में। और आज के जो हमारे मेहमान बन रहे हैं, मैं आपको बस इतना बता दूं कि जब आप उन्हें सुनोगे तो यकीन मानिए आपके अंदर भी बिजनेस करने का जो कीड़ा है ना वो कहीं ना कहीं लग जाएगा और आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट से निकल करके सीधे बिजनेस माइंडसेट में लैंड करोगे। बाकी अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो आप बिजनेस के उन बारीकियों को समझ पाओगे जिसके जरिए अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर पाओगे। जी, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस एंड लाइफ कोच, जी हाँ, टीएस मदान सर की, जिन्हें सुन करके हम सब बड़े हुए हैं, जिन्हें सुन करके शायद आपने भी अपने ज़िंदगी में स्पीकिंग की शुरुआत करी होगी, जिन्हें सुन करके शायद आपने अपने बिजनेस को सही तरीके से सजाना सीखा होगा। आज उन्हीं से बात होगी और बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो द अनुराग दांगी शो में। थैंक यू। आप मेरे बच्चों से छोटे हो पर मेरे मन में एक बहुत बड़ी इज्जत है। मैंने देखा है आपकी मेहनत को, आपकी लगन को, किस तरह से आप अपने प्यार से, लगन से इस काम को कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। बाय द वे, आई वुड लव कि ये कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं एक अनुराग दांगी और टीएस मदान सर के बीच में ना, बल्कि एक फादर एंड सन के काइंड ऑफ कन्वर्सेशन को हम लोग लेके चलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए जी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी। मैंने बिजनेस शुरू करा एंड अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो जब मेरी उम्र शायद अभी 18 साल पूरी हुई थी, उसी वक्त मैंने अपनी एक कंपनी शुरू कर ली थी और मुझे कंप्लाइंसेस के बारे में नहीं पता था, मुझे बिजनेस का भी सही तरीके से नहीं पता था। बट ठीक है, बिजनेस को मैंने उस समय शुरू किया और एक लेवल पे भी लाया, बट कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो बिजनेस फेल हुआ एंड आई अगेन केम टू जीरो और फिर रीस्टार्ट करी, चीज़ों को सीख करके, समझ करके। अगर सही मायने में उस वक्त हमारे पास एक प्रॉपर गाइड होते, लाइक अगर आपको सुनने का मौका मिला होता, उस समय सेल्स वगैरह की ट्रेनिंग्स आपकी सुना करता था, उस वक्त अगर कोई हैंड होल्डिंग दे रहा होता तो शायद वो बिजनेस जो हमने शुरू किया तो वो भी फेल नहीं होता। मैं जब ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे कितने सारे युवा होंगे जो बिजनेस शुरू तो कर देते होंगे, क्योंकि शुरुआत करना आसानी है, ये मुश्किल नहीं है, बट उसको सस्टेन करना, लंबे वक्त तक उसको सफलता तक लेके जाना, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिस चीज़ को अगर कोई इंसान सही तरीके से फॉलो करे तो अपने बिजनेस को सफल बना सकता है? अनुराग, इसमें ना मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है अपनी माँ। जो हमारी माँ है ना,
जो वो करती है वो हम करें। क्या करती है? वो सरेंडर करती है अपने बच्चों को बड़े करने के लिए, बिना किसी शर्त के। उसने कभी नहीं कहा कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ सकती। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए। उसने कभी नहीं कहा कि मैं गीले बिस्तरे पर नहीं सो सकती। एक ही चीज़ सोची है कि बच्चों को बड़े करना है, ग्रो करवाना है, कामयाब करना है। सेम चीज़ है आपके बिजनेस के लिए। बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बिजनेस के प्रति सरेंडर कर दो, फिर देखो बिजनेस भी आपको कामयाब होकर दिखाएगा। वेरी नाइस। बट सर आज के दौर में यूट्यूब, इंटरनेट, बहुत सारे कंटेंट भरे पड़े हैं यूट्यूब और इंटरनेट पे अगर देखा जाए तो लोगों ने बिजनेस को बहुत ही अधिक फैसिनेटिंग बना दिया। और खास करके अगर स्टार्टअप कल्चर की बात करें तो दे आर थिंकिंग कि हमारे पास एक बहुत अच्छा फैसिनेटिंग ऑफिस होगा, फैसिनेटिंग टीम होगी, फैसिनेटिंग टेक होगा, तब जा करके हमारा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। और इस कारण कई बिजनेसेस को हमने फेल होते हुए देखा है। और आपने बताया कि अपने आप को कंप्लीटली डिवोट कर दो। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहद ज़रूरी सलाह है उन लोगों के लिए कि बिजनेस लोग तो बाद में आएंगे, बट एटलीस्ट पहले खुद को उस बिजनेस का बना दो। वेरी नाइस। बाय द वे, अगर कोई एक इंसान आज के दौर में बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसके पास कई सारे चैलेंजेस हैं। लाइक अगर वो जॉब में है तो उसे लगता है कि यार मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरी एक रेगुलर इनकम रुक जाएगी, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ऐसी स्थिति में क्या उसे सच में जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना भी चाहिए या अभी और वक्त देना चाहिए? देखो, बिजनेस में ना शुरू से एक चीज़ रही है, चाहे ऑनलाइन का ज़माना आ गया, डिजिटल का ज़माना आ गया, फास्ट चीज़ें चल रही हैं, पर फिर भी बिजनेस को जमने में 1 साल लगता है। राइट। शुरू में भी लगता था, आज भी लगता है। 1 साल की रोटी अगर घर में है तो फिर बिजनेस में कूदना चाहिए, नहीं तो नहीं कूदना चाहिए। वेरी नाइस। मतलब 1 साल का आप रनवे तैयार करो। 1 साल का अपने पास पीछे स्टॉक रहना चाहिए, सो दैट आपके दिमाग में ये ना रहे कि आज दाल ख़त्म हो गई या आज बच्चों के स्कूल की फीस नहीं है। वेरी नाइस। यानी अपने जो तनख्वाह ले रहे हो आज की डेट में, अगर जॉब कर रहे हो तो बिजनेस में आना चाहते हो, जितनी सैलरी ले रहे हो 12 महीने की सैलरी अलग से रख लो, हर महीने खुद को सैलरी देते जाओ। 12 महीने के बाद बिजनेस तकरीबन जम जाता है। 2-4 महीने पहले भी हो सकता है, लेकिन 1 साल चाहिए। वेरी नाइस। बाय द वे, आपने हर तरीके के बिजनेस देखे, आपने ट्रेडिशनल बिजनेस देखे, मॉडर्न बिजनेसेस देखे और चीज़ों को बदलता हुआ भी आपने देखा। आपने ये भी देखा कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस को सेटअप होने में, उसको इवॉल्व करने में पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी वक्त लगता था। अभी आपने बताया कि 1 साल का कम से कम वक्त लगता है। ये मुझे लगता है कि रिसेंट चेंजेस के आधार पर आप बता पा रहे हो। वेरी नाइस। बट सी कि एक बिजनेस को शुरू करने के बाद कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बिजनेस में। आप देखोगे तो मार्केटिंग है, सेल्स है, आपका ऑपरेशन है, टेक है, बहुत सारी चीज़ें। वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट आज सच में किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है? मार्केटिंग। सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग आपको प्रॉफिट देती है, बाकी सारा कुछ ओवरहेड्स है। वेरी नाइस। जो आना है वहीं से आना है। वेरी नाइस। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लाइक आपने मार्केटिंग को बोला, हाँ, लेकिन एक बिजनेस में ब्रांडिंग भी एक टर्म यूज होता है। हाँ, तो क्या मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स? नहीं, ब्रांडिंग मार्केटिंग का पार्ट है। ओके। आपने मार्केट करना है, आपकी चीज़ को पहले ब्रांड करोगे, पीआर हो गया, एवरीथिंग मार्केटिंग में आई है। राइट। सेल्स भी उसका एक पार्ट है। जैसे ब्रांडिंग एक पार्ट है, ऐसे सेल्स एक पार्ट है। राइट। तो पूरा जो होलिस्टिक है वो मार्केटिंग है। वेरी नाइस। सो आपके एक्सपीरियंसेस के आधार पे मैं ये समझना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस का एक गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अभी क्या होना चाहिए? शुरुआत कर ली, इन्वेस्टमेंट कर ली, पता लग गया। पहले ये देखो, जो आपने बिजनेस शुरू किया है वो बिजनेस के पीछे वाई क्या है, क्यों किया है। तो आप जब क्यों का आंसर मिलेगा ना तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन करो क्यों, फिर थर्ड क्वेश्चन करो क्यों। ये 5 क्वेश्चन चाहिए आपको। तो 5 क्वेश्चंस के बाद पता लगेगा कि बिजनेस आपका चलेगा कि नहीं चलेगा। राइट। क्योंकि अभी तक एक ही कारण सबको पता होता है कि पैसा कमाना। राइट। कईयों के पास कारण है कि जॉब में आंसरेबिलिटी है। राइट। यहाँ पर हम आज़ाद हैं। तो हर क्वेश्चन के पीछे एक अलग आंसर है जो आपके पास पहले नहीं है। आपने कहा जी कि आंसरेबिलिटी नहीं है, बिजनेस में आंसरेबिलिटी और ज़्यादा है। वहाँ पर एक बॉस है, यहाँ पर हर कस्टमर बॉस है, हर एम्प्लॉय बॉस है। उल्टा है, आपका एम्प्लॉय नहीं है। आपको फिक्र है कि अगर आज एक एम्प्लॉय नहीं आएगा मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। सो ट्रू। आपके बॉस को ये फिक्र नहीं था जब आप जॉब करते थे। तो यहाँ पर आपकी आंसरेबिलिटी बढ़ गई है। एक कस्टमर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है,
क्या वो सारी आंसरेबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हो? अगर वो सारी आंसरेबिलिटीज़ ले सकते हो, वो अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो, झेल सकते हो, तो फिर बिजनेस में आ सकते हो। वेरी नाइस। क्या बिजनेस इज ए 100% इन्वॉल्वमेंट की गेम है, क्या ये बात पार्ट टाइम नहीं है। क्या बात है, मतलब ये सच में कमाल की बात आपसे समझ में आ रही है कि आज के कई सारे यूथ हैं जिन्हें लगता है कि बिजनेस हम बस इसलिए शुरू कर ले क्योंकि सब कर रहा है, कर लेते हैं, जॉब छोड़ो स्विच टू बिजनेस, ये एक तरीके से ट्रेंड बन चुका है। बट जब वो बिजनेस में आते हैं तो उन्हें असली चैलेंज पता चलता है। वहाँ पे परेशान जॉब में इसलिए थे क्योंकि बॉस कुछ पूछ दे रहा है, वहाँ पे परेशान इसलिए थे कि टारगेट हिट नहीं हो रहा है, वहाँ पे परेशान इसलिए थे कि भाई महीने पे एक फिक्स सैलरी पे डिपेंडेंट रहनी है। यहाँ पे आने के बाद तो मैंने देखा है कई सारे लोगों को कि जो सैलरी वो वहाँ ले पा रहे थे वो भी निकाल नहीं पाते कई महीनों तक। नहीं, क्योंकि वो प्रेपरेशन नहीं है ना। सो ट्रू। देखो, आप चाय का काम करते हो, चाय की कप बेचते हो केवल 10 रुपए का, जिसने 10 रुपए दिए है ना वो आपका बॉस है। सो ट्रू, दैट्स व्हाट, वो उसकी वैल्यू चाहता है। तो अगर आपके पास 50 कस्टमर चाय के हैं ना तो 50 बॉस हैं। राइट। आप उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। आप लग रहा था बिजनेस चाइल्ड्स प्ले है ही नहीं। बिजनेस अपने आप में कंप्लीट तपस्या है। क्या बात है। तपस्या के लेवल पे आपको आधी रात को नींद खुले तो दिमाग में बिजनेस आना चाहिए, रोमांस नहीं आना चाहिए, तब जाके बिजनेस होता है। क्या बात है। तो ये 5 अगर वाई आपने पूछ लिए, हाँ। और जब आप मिल गए इसके तो मतलब ये है कि आपका बिजनेस रेडी बाद में होगा, पहले तो आप रेडी हो गए कि अब मेरे को मार्केट में जाना है। यस। अब एक फाउंडर रेडी है कि उसे मार्केट में एंटर करना है, तो उसकी मार्केट में जाने की गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी? वो क्या अगला कदम ले, कैसे मार्केट में जाना चाहिए? उसका जो कंज्यूमर है, कौन कंज्यूमर है उसको जानना है। पहले अपने बारे में जान लिया। यस। अब कंज्यूमर है कौन, कंज्यूमर क्यों ले, कौन है, क्यों ले, कितने का लेगा, सारे के सारे उसके सेगमेंट, उसका नीश पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 तरीके हैं, एक तो है कि आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक कस्टमर ढूंढो, दूसरा है कस्टमर के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढो। दोनों अलग अलग हैं। कई लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद कस्टमर ढूंढना शुरू करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है। मेरी प्रोडक्ट अमीर आदमी खरीद सकता है, या मेरी प्रोडक्ट मिडिल क्लास खरीद सकता है। कई लोग हैं पहले देखते हैं कि मैं किसको बेच सकता हूँ। राइट। तो मैंने देखा कि मेरी जो ऑडियंस है वो अमीर मिल सकता है मुझे, तो फिर मैं प्रोडक्ट उनके मुताबिक बनाऊंगा। वेरी नाइस, मतलब मार्केट पोजीशनिंग प्रॉपर करनी हाँ, है। तो हमें जो प्रोडक्ट पहले जो चुननी है, वो पहले प्रोडक्ट चुननी है कि पहले कंज्यूमर चुनना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। दोनों इक्वली गुड अदरवाइज। राइट। ओके। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट का नॉलेज है, स्किल है, या कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर आप डेवलप कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है, तो डेवलप करके आपने कंज्यूमर ढूंढना है। कंज्यूमर इज द किंग। अगर कंज्यूमर आपके पास नहीं है तो ना कुछ भी प्रोडक्ट बना लो, ना कुछ भी कर सकते हो। तो कंज्यूमर इज अल्टीमेटली ही इज द किंग। राइट। तो कंज्यूमर ढूंढो, उसके बाद ही मार्केटिंग की बारी आएगी ना। पहले आपको नीश तो पता लगे, ऑडियंस तो पता लगे है क्या है। राइट। ग्रेट। बाय द वे, आपके बारे में जितनी बातें करी जाए वो कम ही होगी, क्योंकि आप उस समय से यूट्यूब पे एक सेंसेशन है। जिस समय लोग नज़र नहीं आते थे यूट्यूब पे, 1 करोड़ से ऊपर आपका सब्सक्राइबर बेस यूट्यूब पे है। आपकी पूरी फैमिली क्रिएटर की फैमिली है। हिमेश मदान हो, आपके अव्वल हो, या आपकी पूरी फैमिली, सब कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जब आप कंटेंट क्रिएशन में आए होंगे शुरुआती दौर में, उस वक्त आपकी जो लाइफ रही होगी, कहीं ना कहीं वो इसे कैसे इम्पैक्ट किया, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके ऑफ कैमरा कन्वर्सेशन के आधार पे मुझे पता चला कि आपकी पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली थी। तो आप एक कोर बिजनेस ना करके आपने यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन को एक तरीके से करियर के रूप में चुना। उस वक्त ये ख्याल क्यों आया, और इसको चुनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कितना बेहतर था? अनुराग, यूट्यूब पे तो मैं आया हूँ 2007 में, जब यूट्यूब शुरू हुआ है। शायद 2006 में यूट्यूब शुरू हुआ है, 2007 में मैं आया हूँ। पर मैं लाइफ कोच उससे पहले था। मैं लाइफ कोच उसके बाद नहीं बना हूँ, मैं यूट्यूबर उसके बाद बना हूँ। जो मैं करता था उसको मैंने ऑनलाइन कर दिया, इतना ही फर्क है। बिजनेस मैंने छोड़ दिया था जब मैं बिजनेस में आया था, तभी, क्योंकि मुझे बिजनेस करने का मज़ा नहीं आ रहा था। बिजनेस आपने छोड़ दिया था बिजनेस में आते ही जब मैं बिजनेस में आया हूँ, आफ्टर माई स्टडीज़ आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैं अपने पापा को ज्वाइन किया, पापा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और मुझे लगा कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। उसका कारण क्या था कि मेरे अंदर एक ट्रेनर का कीड़ा था कि मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूँ। जब सिखाने वाला कीड़ा था ना, तो बंदा फिर खुद खेल नहीं पाता। सो ट्रू। जब उसको लगता है कि मैं कोच कर सकता हूँ ना, तो उसको फिर खेलना मज़ा नहीं आता। तो मैंने पापा को बोला कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। कहते कारण क्या है? तो मुझे कारण नहीं पता था।
मैंने कारण बताया कि जी मैं ना आलसी सा बंदा हूँ, उठा नहीं जाता, बिजनेस के लिए उठना पड़ता है ना, जो हमने पहले बातें की हैं कि तपस्या है, आधी रात को उठो भी करो, तो मेरे से उठा नहीं जाता, मैं तो आलसी हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि इफ़ तुम आलसी हो ना तो फिर ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आलसी का मतलब है कि आप कर नहीं सकते, आप करवा सकते हो। तो बिजनेस करवाने की गेम है। तो 24 घंटे अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, करना नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो ना? गॉट इट। 100% बिजनेसमैन तभी बन पाओगे अगर 100% सोचते हो, यस, करते नहीं हो, करवाते किसी और से हो। वेरी नाइस। तो आपने सुबह सपना देखा, सपना आपने उन लोगों के ऊपर थोप दिया जो आपके ग्रोथ के पार्टनर हैं, सो कॉल्ड, जिन्हें आप एम्प्लॉइज बोलते हो, वो ग्रोथ पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट योर एम्प्लॉइज। राइट। वो एक कहने में एम्प्लॉय का वर्ड है। तो आपके ग्रोथ पार्टनर, उन पर आपने सपना थोप दिया कि भाई आप हमारे लिए काम करो, और आपने नया सपना देखना शुरू कर दिया, काम नहीं किया। वेरी नाइस। तो मुझे पापा ने जो चीज़ समझाई तो मैंने कहा यार यही कुछ करना है तो ये कुछ लोगों को सिखाते हैं, क्या बात, फिर खुद क्यों करना है, क्या बात, इतना भी क्यों करना है। वेरी नाइस। तो देन फिर मैंने इस करियर में आना शुरू किया। इसके पीछे अलग से स्टोरी है, टाइम लगा, स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं बिजनेस कोच, लाइफ कोच बन चुका था। फिर मुझे दिखाई दिया कि अब सारा कुछ ऑनलाइन होने वाला है। बिजनेसमैन का विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, उसको 8-10 साल बाद का दिखाई देना चाहिए। 2007 में आपने शुरुआत कर दी। ये सच में मतलब कमाल की विजनरी आपकी। यूट्यूब का मतलब था इंग्लिश, तब हिंदी थी नहीं, इंडियन कोई था ही नहीं, सो ट्रू, मोटिवेशन थी नहीं। तब मैंने सर्च का चेक किया था कि एंटरटेनमेंट 5 लाख पर मंथ उसके सर्च थे, राइट, वो कीवर्ड, और मोटिवेशन 1000 था, 1000 ओनली। और तो उसमें इंटरनेट भी नहीं थी ना इतना इजीली एक्सेसिबल लोगों के लिए। दैट्स पर मुझे इतना पता था कि 8-10 साल के बाद बहुत कुछ होने वाला है। लोगों को पास टाइम नहीं होगा कि हमारे सेमिनार में आए, हमसे 1-to-1 बातें करें, हम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, सो ट्रू, जाना आना मुश्किल हो जाएगा। चीज़ें कैसे बदली, मतलब कैसेट्स आपके आते थे, हाँ, बुक्स थी, और अब सब कुछ यूट्यूब पे सारी चीज़ें इजीली। फिर यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आने का कुछ चैलेंज थे पहले। मैंने अपना फर्स्ट रिकॉर्डेड सेमिनार यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो होता क्या है, नॉर्मली सब स्पीकर, सब सिंगर, सब परफॉर्मर यही करते हैं कि सेम परफॉर्मेंस रिपीट होती है स्टेज पे, ऑडियंस चेंज हो जाता है। राइट। तो मेरे पास भी तकरीबन 4-5 सेमिनार निकल गए। सेम तैयार किया हुआ था 1.5-2 घंटे का, उसको मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। अब चैलेंज ये था कि वो तो अपलोड हो गया है, अब तो लोग देख लेंगे, तो अगले नेक्स्ट कौन सा करना है, ऑफलाइन कौन सा करना है। राइट। इनकम तो वहीं से आने वाली थी ना। पर मुझे उसमें से अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अब एक एक्सक्यूज मिला है नया सीखने का। क्या बात है कि आपने अब वो नहीं करना। और मैंने नया सीखना शुरू किया, नया नॉलेज इकट्ठा किया, कुछ रिसर्च की, एंड सेकंड सेमिनार बना। फिर मैंने हर सेमिनार को अपलोड कर दिया। क्या बात, और हर बार नया सीखा। क्या बात है, कमाल। जैसा कि आप सुन पा रहे हो सर को, 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सीखने की ज़रूरत है। कि अगर आप एक बिज़नेस में हो, जो गलतियाँ शुरुआती दौर में मैं भी करता था, मुझे लगता था कि इस काम को सबसे अच्छा मैं ही कर सकता हूँ, और इसलिए उसको खुद ही करता था, कभी उसे डेलीगेट नहीं किया। डरता था कि या तो वो काम खराब कर देगा, या कहीं वो सीख के निकल गया तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊँगा। तो शुरुआती दौर में डेलीगेशन मेरे लाइफ में बड़ा रोल नहीं अदा करता था, लगता था कि मैं सब करूँगा। आई वॉज वियरिंग मल्टीपल हैट्स। इसका परिणाम ये हुआ कि हम उस लेवल के ग्रोथ नहीं ला पाए। और सर अभी जब बता रहे, बात काटना चाहूँगा, आपकी जो आप अपने बारे में बोल रहे हो ना, यहाँ पर मैं, आई एम सॉरी कि बीच में मैंने बात काटी है, पर मुझे लगता है कंटिन्यूटी रहेगी। बिल्कुल। दुनिया का कोई ऐसा काम बताओ, स्किल ऐसी कोई बताओ जो बिना सीखने के कर सकते हो। क्या प्लम्बर को बन सकता है बिना सीखने के? क्या इलेक्ट्रीशियन बन सकता है बिना सीखने के? अगर टैलेंट की बात करें, शौक की बात करें, कोई सिंगर बन सकता है बिना सीखने के? ऑब्वियसली नो। बिजनेस बिना सीखने के कैसे लोग करना सोच लेते हैं कि कुछ सीखा नहीं, पैसा लगाया और बैठ गए। बिजनेस करना तो उन चीज़ों से बड़ा है ना। सो ट्रू। तो मुझे लगता है जो आपके, अगर आप अपना बता रहे हो कि मैं शुरू के एक बिजनेस में फेल हो गया, उसके पीछे रीजन था कि आपने कुछ उस समय सीखा नहीं। आई डिडंट हैव द लर्निंग्स, किसी ने मुझे बिजनेस में घुस नहीं दिया, गाइडेंस नहीं दिया। यस, दैट्स व्हाट आई डिड। तो उसकी एबीसी सीखनी थी, कस्टमर कैसे लाने हैं, सामान कहाँ से खरीदना है, बेचना कहाँ से है। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी अनुराग, कि जो अच्छे बिजनेसमैन है ना, अगर उनके साथ, अगर आपने किसी के साथ किया हो पॉडकास्ट, तो ये ज़रूर बोला होगा उन लोगों ने कि अच्छे बिजनेसमैन ने शुरू के 2-4 साल जॉब की होगी।
वो जॉब करने का मतलब क्या है कि वहाँ से लर्निंग, राइट जो इंटर्नशिप है ना वही है। राइट इंटर्नशिप से आप जब फ्री होते हो आइदर यू गो टू जॉब और यू कैन स्टार्ट ए बिजनेस। क्या बात, सीखा वहीं से है। तो हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बिजनेस में नहीं लाते हैं डायरेक्टली, जब तक वो पहले सीखे job ना। के लिए हम- पहले जॉब करनी पड़ेगी, चाहे अपनी कंपनी में करो, चाहे अपनी कंपनी में ही करो, पहले आपको जॉब करनी पड़ेगी, तब जाके सीखने के बिना कैसे इतना बड़ा वेंचर ले सकते हो आप। सो ट्रू, ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि मेरे बिजनेस जो फेल हुए थे मेनली लीगल कंप्लाइंसेस की नॉलेज नहीं होने की वजह से, यार दूसरे कोलैबोरेशन का एक रियल मॉडल नहीं पता था, तो दैट्स व्हाई आई फेल्ड व्हाट आई फील। बट ये जो आपने बताया ना कि अपने को सब कुछ नहीं करने का, तो दैट्स व्हाट आई ट्रूली लर्नड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। और जब मैंने ये सीखा और जब मैंने काम डेलीगेट करने शुरू किए, तो मैं अपने बिजनेस से फ्री भी हुआ और बिजनेस हमारे लिए कैश फ्लो भी ला करके दे रहा है। तो एवरी वन शुड अंडरस्टैंड इट कि हम दुनिया के सारे काम नहीं कर सकते। और एक जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने को जॉब में जाना चाहिए, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाया। बट आज किसी को भी मैं बताता हूँ, अगर कोई भी मुझसे पहले मिलता है कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो मैं कहता हूँ कि किस डोमेन में बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो वो बताता है कि मेरे को मिठाई की दुकान का एक चेन शुरू करना है। तो भाई मैं कहता हूँ कि पहले जाओ किसी स्वीट शॉप में कुछ वक्त बिताओ, काम करो, एंड देन सी हाउ द बिजनेस इज फंक्शनिंग एंड देन यू स्टार्ट। और सच में कमाल की लर्निंग, ये एक्सपीरियंस की बात है सर, सीरियसली आपने जो 45 सालों का अनुभव यहाँ साझा किया, दैट्स ऑसम, कमेंडेबल। नाउ अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यूथ की, यूथ की क्या क्या या बिजनेस ओनर्स की आज के दौर में। एक्चुअली जब बिजनेस डीलिंग की बारी आती है ना, तो कम्युनिकेशन बहुत अधिक मैटर करता है, ठीक है। एंड एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लाइक यू हैव ऑल्सो सेड कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट, कंज्यूमर इज किंग, दैट्स फाइन। बट कंज्यूमर डीलिंग में कहीं ना कहीं, कस्टमर डीलिंग में कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल जो एक फाउंडर के अंदर होनी चाहिए, वो शुरुआती दौर से नहीं होती। तो इसका प्रोसेस कैसे, मतलब क्या करना चाहिए उसे कि उसके अंदर वो स्किल आए कि कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को प्रॉपरली अच्छे तरीके से डील कर सके। कस्टमर है कौन? कस्टमर का इंसान है, राइट। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उसकी पोजीशन या उसके स्टेटस की बात ना करो ना, टॉक टू पर्सन, डोंट टॉक टू ए कस्टमर। गेटिंग मी? आप मेरे कस्टमर हो, पर मैं कस्टमर समझ के बात ना करूं, मैं एक पर्सन समझ के बात करूं। ओके, आई एम टॉकिंग टू ए पर्सन, मैं एक इंसान से बात कर रहा हूं। अब इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो हमें पता है, राइट। इंसान को प्यार चाहिए, इंसान को कंपैशन चाहिए, इंसान को चाहिए कि मेरे साथ धोखा ना करें, मेरे से वैल्यू फॉर मनी दें। ये आप इंसान की ज़रूरतें पूरी करो, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। हमने स्कूल में पढ़ लिया था फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके अंदर तो चल रहा है यार इसको काट लूंगा आज, है ना, तो सामने बोल रहे हो कि यार आपको मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मेरी कस्टमर केयर बहुत बढ़िया है, फेस पे दिखाई दे रहा है, सामने वाला बंदा समझ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है कि ये मुझे काटेगा। तो जब अंदर से प्योर हो, सामने वाले को इंसान समझ के बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन अपने आप सही होगी, नेचुरल होगी, ट्रूथफुल होगी। वेरी नाइस। और अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी एंड इफ विल बी नेचुरल, आज के दौर में मुझे लगता है पीपल ट्रस्ट पीपल लाइक देम, और इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से आप अपने कॉम्पिटिशन्स को भी बीट कर दे रहे हो। यस, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि शायद प्राइसिंग पॉइंट पे आप बीट ना कर पाओ, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी रिलेशनशिप, आपकी ये रैपो, और जो आपने बताया ना कि कस्टमर को कस्टमर ना समझ के उसे एक इंसान समझो, उसे वो प्यार दो, पहले इंसान है ना वो। सो ट्रू, दैट्स फाइन। ये देखो कि प्राइस के ऊपर तो वैसे नहीं खेलना चाहिए कभी। अगर मेरे से कोई भी मेरा सो कॉल्ड क्लाइंट का वो शब्द यूज़ करेंगे, जो हमें 1-to-1 मेंटरिंग वगैरह लेते हैं, वो मेरे से कहते हैं जी कि मेरा मोबाइल फ़ोन की शॉप है, राइट, मेरे साथ वाला भी मोबाइल फ़ोन की शॉप्स होंगी 10 इकट्ठी होती हैं, कपड़े की होगी 10 इकट्ठी होंगी, मशीनरी की पूरी मार्केट ही ऐसी होती है। मेरी मोबाइल फ़ोन की शॉप है, मेरे साथ वाले की भी शॉप है, मैं 200 प्रॉफिट लेता था, उसने 150 लेना शुरू कर दिया, मैंने 100 किया, उसने 50 कर दिया। अब बिना प्रॉफिट के हम काम कर रहे हैं, काम कैसे करेंगे? तो काम प्रॉफिट के ऊपर या प्राइस के ऊपर नहीं लड़ो, तो लड़ना है ना तो बाकी चीज़ों पे लड़ो। आपकी कस्टमर सर्विस के ऊपर लड़ो, राइट, कि मेरे से बढ़िया कस्टमर सर्विस को दे ना पाए, मेरी दुकान पे बंदा एंटर करे उसको मज़ा आए। ये जो मज़ा आ गया वर्ड है ना,
ये बिजनेसमैन को कामयाब करता है एक कि good आपकी हर feeling चीज़ दे में, सकते यस, आपकी हर चीज़ में उसको कहे यार मज़ा आ गया। आहा, वाह, आपके दुकान पे, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में एंटर करे, यार मज़ा आ गया। चाहे आपके स्टाफ की स्माइल देख रहा है, चाहे आपका सामान किस तरह से लगा हुआ है उसको देख रहा है, चाहे आपकी डीलिंग देख रहा है, प्राइस तो मैटर नहीं करेगी। सो ट्रू। प्राइस के ऊपर खेलोगे तो हमेशा हार जाओगे, क्या बात। हमेशा हार जाओगे, सामने वाला और कम कर देगा। अब दो ब्रांड लेते हैं, दोनों मशहूर ब्रांड है, पेप्सी एंड कोक। दोनों में प्राइस वॉर कोई नहीं है, कहीं नहीं है प्राइस वॉर। सो ट्रू। क्योंकि एक बार उन्होंने प्राइस वॉर शुरू की थी, जब प्राइस वॉर शुरू हुई थी दोनों के दोनों बर्बाद हो गए थे। वो कहते मैं 12 में हुआ 10 में, उसने 9 कर दिया, उसने 8 कर दिया, 7 कर दिया, कहाँ तक नीचे चले जाओगे यार। सो ट्रू। दोनों बर्बाद हो गए थे। फिर दोनों ने आपस में बैठ के फैसला किया हम प्राइस के ऊपर नहीं लड़ेंगे, बाकी चीज़ों पे लड़ेंगे। आप पब्लिसिटी पे ज़्यादा पैसे खर्च दो ना, बड़ा ब्रांड एम्बेसडर ले आओ ना, राइट। कुछ भी कर सकते हो। आप स्टाफ को ज़्यादा पैसा दे दो ना, सेल्समैन महंगे ले आओ, ट्रक बढ़िया बना लो, क्वालिटी इंप्रूव कर दो, लेकिन प्राइस के ऊपर ना कभी खेलो। अब मार्केट में दो तरीके के बिजनेसेस दिखते हैं, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं, दूसरा सर्विस बेचने वाले लोग भी मार्केट में मौजूद हैं। तो इन दोनों बिजनेसेस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस आप देख पाते हो वो क्या समझ में आता है? फंडास तो सेम है दोनों के, फर्क सिर्फ टेंजिबल है इंटेंजिबल है बस। राइट। आपका सर्विस इंटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं देती है, केवल एक्सपीरियंस ही होता है। सो ट्रू। प्रोडक्ट टेंजिबल है, वो दिखाई देती है, इतना ही फ़र्क है। Right. बाकी कस्टमर की डिमांड सेम है, बेचने का तरीका सेम है कि दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और तो है ही कुछ नहीं। आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, दूसरे की प्रॉब्लम को पकड़ना है, सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू सॉल्व करना है। वेरी अगर आप टेंजिबल प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इंश्योरेंस बेचनी है तो दूसरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, आपने वो देखना है। तो अगर आपने साबुन बेचना तब भी आपने यही देखना है। तो बेसिक्स फंडास सेम है। राइट। वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, इंटेंजिबल सर्विसेज है बस। वेरी नाइस। बाय द वे, जब हम सर्विस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सर्विस आज हर बिजनेस की ज़रूरत है। एक तरीके से देखा जाए, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको भी अलग अलग तरीके की सर्विस की ज़रूरत है। लाइक आपके जैसे लोग बिजनेस कोचिंग की सर्विस दे रहे हैं उन्हें, हमारे जैसे लोग AI ऑटोमेशन की सर्विस दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, यस, चार्टर्ड लीगल अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स हैं, चाहिए, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सारे लोग अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप अभी जो बदलाव देख पा रहे हो मार्केट में AI के आने के बाद, जो चीज़ें बदली हैं, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही थी, जिनका एक बहुत बढ़िया पैठ था मार्केट में, वो भी कई बार मार्केट से ऐसे अगले आज शाम तक बहुत अच्छी चल रही थी, सुबह पता चला उनका धंधा बंद हो गया। तो ये जो मार्केट में ये जो चेंज है, अचानक से AI आया, कई सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए, इस चीज़ को, ये बदलाव को आप कैसे देखते हो? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। राइट। ये बात मैंने आज नहीं सुनी, स्कूल में सुन रही थी। राइट। आपने भी स्कूल में सुन ली। So true. आपकी एज कितनी है? 30। मैं हूँ 67 प्लस, राइट, 68 मान लो। 68 में हमने जितनी ट्रांजिशंस देखी हैं आपने नहीं देखी। सो ट्रू। आज AI आया है, इससे पहले कंप्यूटर आया था। सो ट्रू। कंप्यूटर से पहले फैक्स आई थी, फैक्स से पहले टेलीग्राम आई थी। राइट। वो सब कुछ किया, सो ट्रू। लेकिन लोग तो काम कर रहे हैं ना। राइट। समझा पा रहा हूँ अपनी हाँ, बात? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, कि पहले जो था बदला है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदला है। मेरे पास कैसेट आई, मैंने कैसेट बनाई, म्यूजिक कंपनी खोली, कैसेट्स बना दी। राइट। तो ऑडियो कैसेट्स, अब ऑडियो कैसेट बनाई तो अचानक एक दिन CD देखी। अब CD देखी, यार ऑडियो कैसेट काम बंद हो जाएगा। मैंने काम बंद ही कर दिया, बंद करके CD शुरू कर दी। कल तो बंद होना ही है तो आज ही कर लो। तो उसमें लोग कहते थे CDs आ गई हैं तो ऑडियो कंपनीज बंद हो जाएंगी। कौन सी ऑडियो कंपनी बंद हुई है? सारे गामा बंद है, HMV बंद है क्या, T सीरीज बंद है क्या? सारी चल रही है ना। फर्क सिर्फ पड़ता है कि आपका तरीका बदल जाता है। प्रोडक्ट बदल गई, बेचने का तरीका बदल गया। एम्बेसडर कार नहीं बिक रही, पर वो कंपनी आज भी प्रॉफिट में है, हिंदुस्तान मोटर्स। अब वो कार्स नहीं बना रहे, अब बड़े बड़े अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बना रहे हैं। वेरी नाइस सर। सीरियसली बताऊँ, आपने मेरे कितने बड़े सवाल का जवाब दिया, मतलब यू कैन नॉट बिलीव। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो लाइफ में हमेशा ट्रांजिशन करते रहते हैं। अभी कुछ कर रहे हैं, 2 साल 3 साल बाद कुछ और करते हुए वो मिलते हैं, 4 से 5 साल बाद कुछ और करते हुए मिलते हैं। पीपल से यार ये बंदा एक जगह तो टिकता ही नहीं है। सी, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर देम कि भाई एक जगह क्यों नहीं टिक रहे हो। बट जेन्युइनली अगर आपकी बात मैं सही तरीके से समझ पा रहा हूँ तो यही है कि भैया अपॉर्चुनिटी देखो किधर गंगा बह रही है।
किधर हाँ, धारा है। सही लाइक आपने जैसा बोला कि कैसेट बंद हो जाएंगी, तो भाई साहब सीडीज पे पहुंचना था अपने को। सीडीज आई, पेन ड्राइव आई, पेन ड्राइव खत्म हो गए हैं, हार्ड ड्राइव आ गई है, क्लाउड आ गया यार, सब कुछ तो खत्म हो गया। मतलब ये विजनरी थॉट ही तो है काम कि तो भाई चल रहे साहब, हैं ना। यस, आपको पता होना चाहिए। हाँ, बैकएंड में आपकी कंपनी सेम हो सकती है, एक प्रोडक्ट को पकड़ के अगर आप बैठे हो जो मार्केट में परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, फिर भी टिके हो कि नहीं हम तो यही बेचेंगे, भाई साहब नहीं हो सकता। सो ट्रू। आप ये एडमेंट नेचर अगर रखोगे तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके आप समाप्त हो जाओगे। अब ये देखो कि आपको कई दिखाई देते होंगे कि 100 साल पुराना ढाबा है ना, जीटी रोड पे ढाबा देखा, यार ये तो 80 साल से कर रहा है, हमारा काम तो 2 साल में बंद हो गया, ये 80 साल से कैसा टिका हुआ है। अब उस ढाबे के इनसाइड चेक करो, उसका ढाबा हर साल बदला है। अब ढाबे के ना इनसाइड जाके देखो, आपको लग रहा है 70-80 साल से सेम ढाबा है, सेम ढाबा नहीं है, उसके अंदर का डेकर बदला है, उसका मेन्यू चेंज हुआ है। उसके मेन्यू में पहले पराठे ज़्यादा थे, आज उसके मेन्यू में साउथ इंडियन भी आ चुका है, आज उसके मेन्यू में पिज़्ज़ा भी आ चुका है। राइट। पहले एक ही तरह की दाल थी, आज 3 तरह की दाल आ चुकी है। पहले बर्तन स्टील के थे, आज क्रॉकरी आ चुकी है। तो कहीं ना कोई कुछ चेंज हुआ होगा, ऐसे नहीं कि चेंज नहीं हुआ है। राइट। तो कई बार विद इन सेम बिजनेस चेंज होता है। मैं लाइफ कोच था, फिजिकल क्लासेस लेता था, अब ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। राइट। फर्क पड़ा है ना। सो ट्रू। ऑफ कोर्स देखने में लाइफ कोच हूँ, लेकिन पूरा सिस्टम बदला है यार। सो ट्रू। पहले हमें जाना होता था, अब हम सीधा बैठ जाते हैं जूम पे। घर पे लोग पहुंच रहे हैं, घर पे। अभी ये जो वीडियोस आने वाली है लोगों के लिए, ये भी तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करने वाली है। पहले लोग आते काइंड ऑफ थे, लर्निंग। हाँ। पहले आपको कहते थे अनुराग आधे घंटे के लिए बोलो, अब ये थोड़ा कहते हैं, अब उनके हाथ में स्विच है, एक मतलब अनुराग को बोलना शुरू करवा दिया, अनुराग बोल रहा है वेलकम, आपका बहुत स्वागत है, रुक जा आधे घंटे बाद सुनेंगे, है ना। ऑल द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के लिए जितना ईज ला सकते हो आप ला दो, आपका धंधा बहुत ही कमाल का होगा। लाइक कभी ढाबे वाली बात बोल रहे हैं, लगभग ढाबे जोमेटो स्विगी पे आ चुके हैं। आप अगर किसी शॉप की बात करोगे, वो भले कपड़ों की दुकान हो या फिर जूते की दुकान हो, यू विल सी कि दे आर सेलिंग ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इवन दे आर सेलिंग ऑन क्विक कॉमर्स एज वेल। सो सी, जो आपने बताया ये सच में कमाल का है। मतलब बदलाव जरूरी है वक्त के हिसाब से। अगर आप नहीं बदलोगे तो चीजें एडमिट, मतलब अगर एडमिट रहे तो चीजें खत्म हो जाएगी। बदलना पड़ेगा। लॉ, जो नेचर का लॉ है ना चेंज, ये तो हमें ये याद रखें यार, चेंज द लॉ ऑफ नेचर। अगर हम नहीं बदलते हैं, जो कपड़े पहन रहे थे वही कपड़े पहन रहे हैं, जैसा बोल रहे थे वैसे ही बोल रहे हैं, डेली आपको कुछ आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ोगे ना, आप और आपका दोस्त दोनों चल रहे हैं, अगर आप एक जगह पर खड़े हो गए तो इसका मतलब आप पीछे को चलना शुरू हो गए, क्योंकि वो आगे को चल रहा है। ऑब्वियसली कई लोगों को लगता है कि यार मैं तो खड़ा होना था वही हूं ना। हाँ, उसका मतलब पीछे चल रहे हो। यस, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग, दैट्स द सिंपल। खड़े होने का मतलब यही है कि आप बैकवर्ड चलना शुरू हो गए हो। आपको चलना होगा, चाहे स्पीड कम हो, चलना होगा, आपको बदलाव करना होगा। राइट। आज 68 पे पहुंच के मैं एआई सीखा है मैंने। क्या बात है। नहीं तो मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही ना हो कि एआई क्या होता है, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। आज बिजनेस कोचिंग में है, अगर आपने एआई को एक्सप्लोर नहीं करा, एंड इफ यू आर गोइंग टू एनी बिजनेसेस और उसके चैलेंजेस ही एआई को लेके है, तो ऑब्वियसली दे विल से कि भैया किसी एआई वाले बंदे से मिलो, मैं तो भैया इस काम का बंदा हूँ। लेकिन अगर आपने एआई को एक्सप्लोर किया, सीख लिया, क्योंकि ईजी है, आसान है, एनीवन कैन लर्न, एंड इफ यू हैव लर्नड इट, आप अभी भी रेलेवेंट रह जाओगे एज ए बिजनेस कोच। देखो एआई के आने से कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ काम करने का ढंग बदलेगा। राइट। लोग दुकानदार कहते हैं जी हमारा काम बंद हो गया, मान लो अमेजोन के आने, अमेजोन जो बेच रहा है, बेच तो लोग ही रहे हैं ना यार। सो ट्रू, उस पे भी तो लोग ही बेच रहे हैं। वही जो दुकानदार, तेरा माल नहीं बिकता तो अमेजोन पे बेच लेना। सो ट्रू। आज तेरी दुकान बंद हो गई, तेरी दुकान के आगे कोई फ्लाईओवर बन गया, जो फ्लाईओवर बना है तो दुकान वहां से उठा के वहां ले जानी पड़ेगी। हाँ, पहले वाला इजी नहीं रह गया है। सो ट्रू। कंपटीशन बढ़ चुका है, इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ चुका है, हिडन प्रॉफिट खत्म हो चुके हैं, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ चुकी हैं। सो ट्रू। सीरियसली, आप जैसे देखो, किसी को रेस्टो शुरू करना था, पहले उसे पूरा सेटअप लेना पड़ता था, तब जाके वो रेस्टो शुरू करते। आज वो अपने घर में है एंड क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने क्लाउड किचन से शुरू किया और आज अपने ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं। तो आपने जो बोली ना कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है, हाँ, आपको उसको देखना पड़ेगा, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, एंड यू विल हैव टू शिफ्ट टू दैट। दैट्स ग्रेट, ऑसम सर। मैं चाहता था उनके पास, आपकी बात कट जाती है मेरी तरफ से, मैं मारुति, मेरा अच्छा क्लाइंट था, मारुति में सेमिनार करता था इनके ना। अब क्या मुझे याद नहीं है, कुछ साल पहले की बात है, 26 रीजनल सेंटर हैं पूरे इंडिया में मारुति के।
तो ये क्या करते हैं, एक ट्रेनर हायर किया, 26 सेंटर्स में भेजते हैं, उस सेंटर पे उस ट्रेनर का जो भी सब्जेक्ट है उसके मुताबिक ऑडियंस बिठा देते हैं। सेल्स वाला है तो सेल्स वाले लोग आ गए इनके एम्प्लॉयज़, अगर बैक ऑफिस वाले हैं तो बैक ऑफिस वाले आ गए। ऐसे मुझे 26 सेंटर्स के लिए हायर करते थे। मैंने उनको कहा, मैं कहा जी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब 26 शहरों के लिए मुझे भी भेजते हो, 26 टाइम का पैसा देते हो, मेरी भी मेहनत लगती है, वहाँ का भी जो लोकल खर्चा बढ़ता है, आप यहाँ स्टूडियो बना लो ना। तब अभी पूरी तरह ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ था, पर मेरे नॉलेज मेरा काम आ रहा था। कहते बनाना कैसे, मैं कहा मुझे ये नहीं पता कैसे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप वो किसी टेक्नोलॉजी वाले को बंदे को बुलाओ कि कैसे बनेगा। इन्होंने बात मान ली, मारुति ने मेरी ये बात मान ली और बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया। ये कोई 15-16 साल पहली बात है, स्टूडियो अंदर बनाया। उसका मुहूर्त करने का भी मुझे ही मौका मिला। मैंने रिबन काटा, पहला सेशन मैंने लिया। 26 सेंटर्स के ऊपर इनके स्क्रीन्स लग गई और हमारे सामने, अब तो बड़ा कॉमन चीज़ है ना, अब तो मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। सामने बड़े से टीवी स्क्रीन पर 26 सेंटर आ गए। नाउ हैदराबाद आस्किंग समथिंग, नाउ बेंगलोर आस्किंग समथिंग, नाउ अमृतसर आस्किंग समथिंग। तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर वो 1 लाख रुपया फीस भी हर सेंटर की दे तो 26 लाख लगता है, तो यहाँ तो लगा ही नहीं, 1 ही लाख लगा ना ऑब्वियसली। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं चल रहे, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी है या कितना भी छोटा बंदा है, आज की डेट में जो सोशल मीडिया में नहीं है वो नहीं बिक रहा। सो ट्रू। तो सोशल मीडिया में चलना पड़ेगा ना। नहीं चल सकते तो बंदे हायर करो ना। सो ट्रू, वेरी नाइस। लोग तो है ना ऐसे करने वाले। ऑब्वियसली हम लोग जैसे लोग क्या करेंगे, हमारी पूरी टीम है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देने वाले, आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग खुद करना भी नहीं चाहिए, तो पहले हमने सोच लिया। सो ट्रू सर, प्रोफेशनल्स हायर करो ना। सीरियसली मैं बताऊं, मुझे मेटा ऐड चलाना आता था। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और मैं खुद मेटा ऐड चलाता था, लेकिन कभी 50,000 रुपये से ज़्यादा मेटा ऐड पे खर्च नहीं किया था। मुझे रिस्क लगता था, डर लगता था। एक बंदा मेरे टीम में आया, रुद्र। अब उसके आने के बाद क्या हुआ, कुछ ने बोला मुझे कि ऐड चलाना है। मैंने बोला कि डन, और मैंने बोला कि 50,000 रुपये तक का रखना। पता नहीं उसे किस बात का कॉन्फिडेंस आया, उस बंदे ने 4 लाख रुपये खर्च कर दिए 3 दिन के अंदर। एंड आई वॉज लाइक कि माई गॉड, मेरे वर्कशॉप्स होने हैं, अब पूरा प्रेशर मेरे ऊपर कि 4 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिया यार। उसने बोला कि टेंशन मत लो, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। ये कॉन्फिडेंस उस बंदे ने दिया। ये कॉन्फिडेंस उस बंदे के पास कहाँ से आया होगा, क्योंकि वो उसी काम को सर्व कर रहा है। और मैं कई सारे काम कर रहा था। तो दैट वॉज द प्रॉब्लम। जब मैंने वर्कशॉप लिया, सीरियसली मैं बताऊं सर, 4 लाख रुपए लगाए थे एंड 39 lakhs रुपीज हमने वहां से बनाए विद इन अ वीक, एंड दैट वॉज अ बिग नंबर। फिर उसके बाद मैंने बोला भाई अब ये तेरा काम है, अब ये मेरा काम नहीं, इट इज़ योर्स। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट को अपना काम डेलीगेट करते हो तो समझो कि आप अपने बिजनेस को सच में नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने के लिए तैयार कर रहे होते हो। लाइक आप बिजनेस कोचिंग में हो सर, मैं तो कहूँगा कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने लिए बिजनेस कोचिंग की आवश्यकता पड़ती होगी। दे शुड डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। एंड अगेन वही बात है यार, आप जो भी खर्चा करते हो ना उसको इन्वेस्टमेंट मान के चलते हो तो कोई भी खर्चा नहीं है। सो ट्रू। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, चाहे वो कोचिंग के लिए है, चाहे वो दुकान की सफाई करवाने के लिए। वेरी नाइस। एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ आपको रीपे करती है। वेरी नाइस। बाय द वे आपके स्माइल से मुझे कुछ बढ़िया सा ख्याल आ रहा है कि आप आज बिजनेस कोचिंग देते हो, लाखों रुपए चार्ज करते हो लोगों से, लेकिन आपके घर में आपके बच्चों को तो मुफ्त में बिजनेस कोच मिल गया था शुरुआती दौर से ही। तो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि आपने उन्हें कैसे नर्चर किया। एक नॉर्मल फैमिली जैसे अपने बच्चों को नर्चर करती है कि बेटा जो करना है तेरे को लाइफ में तू वो कर, या शुरुआती दौर से ही आपने कुछ ऐसी नर्चरमेंट करी थी कि आपका टारगेट था कि भाई मिलियन सब्सक्राइबर हमारे तो है ही, तू आ इधर, संभालना तुझे होगा। क्या फीलिंग रही सर उस समय आपकी? बचपन से शुरू हो गया था, जैसे मेरे साथ भी बचपन से शुरू हो गया था। पहले तो जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसे ही शुरू हो गया। माई फादर वॉज बीटेक फ्रॉम 1947। माई ग्रैंडफादर वॉज प्रोफेसर, यानी एडुकेटेड फैमिली थी। राइट। तो वहाँ से मेरे में आया कि आपको, डिस्पाइट कि हम बिजनेस में थे, पर ये सब चीज़ें वहाँ से आनी शुरू हुई। अब उसके बाद जब हमें पता लग गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, लाइफ कोचिंग क्या होती है, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैंने काम नहीं करना ज़िंदगी में, सिर्फ बोलना ही है, तो बच्चों को भी बोलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अव्वल, हिमेश एंड दोनों की वाइफ्स, ये चारों के चारों लोगों को मेरे फाइनेंशियल हालात, एक बार फाइनेंशियल एक्सीडेंट हुआ था हमारा, फाइनेंशियल एक्सीडेंट, इसके ऊपर कभी बात करेंगे। तो इन चारों को जॉब में जाना पड़ा। ठीक है, अभी चारों को मतलब दोनों वाइफ्स तो बाद में आई है ना, दोनों बेटों को जॉब में जाना पड़ा। पढ़ाई कर रहे थे, जॉब में गए। जब ये जॉब में गए तो इन्होंने मेरे से एक सलाह मांगी कि हम जॉब में जा रहे हैं तो आप हमें क्या सलाह देते हो। पहले अव्वल की बात बोलता हूँ, बड़े वाले की।
इसने कंपनी ज्वाइन की तो मुझे कहता पापा मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब मिली है, 7,000 ए मंथ सैलरी है, तो मुझे कोई ज्ञान दो। आपने ज्ञान वाला क्वेश्चन पूछा ना, कि मुझे कोई ज्ञान दो। मैं कहता तू वहाँ पर है क्या? कहता जी मैं एम्प्लॉय हूँ। मैं कहता तू तरक्की नहीं कर सकता। कहता क्यों? मैं केवल मालिक तरक्की कर सकते हैं। कहता है पापा मालिक तो मैं बन नहीं सकता, 500,000 करोड़ की कंपनी है तो मैं मालिक बन नहीं सकता, तो मैं तरक्की कैसे कर सकता हूँ? मैं कहा तू तरक्की कर सकता है कि तू अपने आप को मालिक समझना शुरू कर। तो मालिक है नहीं, पर समझ अपने आप को मालिक, कि तेरी कंपनी है। सो ट्रू। मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और है, चेयरमैन कोई और है, बना रहने दे। मैनेजर कोई और है, बना रहने दे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? मालिक तू है, ओनर तू है। जब तू ऑफिस से बाहर जाए, मालिक जो होता है ना, कितना भी अमीर हो, सारे स्विच बंद करके जाता है। एम्प्लॉय कितना भी बड़े लेवल पे हो, वो टिफिन लेता है, बाहर निकल जाता है। सो ट्रू। तो तुम समझ में मालिक हो, सारे स्विच चेक कर। छोटी सी बात है, ऑब्वियसली। 1 रुपए का नुकसान तुझे पिंच करना चाहिए कि मेरा नुकसान हुआ है। 1 रुपए का फायदा तेरे लिए सेलिब्रेशन बननी चाहिए। क्या बात है, ये बड़ी तो ये कर ले, कामयाब हो जाएगा। क्या बात है, 7,000 ए मंथ ग्राफिक डिजाइनर, विद इन 12 years वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी, 60 लाख का पैकेज। क्या बात है। सेम कंपनी, 12 years, सेम कंपनी। सब लोग देखते हैं ना। और जब उसने उसके बाद, अब जॉब चल रही थी, अब मुझे देख रहा था पापा तो केवल बस वीडियो बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, कहते आना है। मैं कहा सोच ले, ये देखने में है वीडियो बनाते हैं पैसे कमाते हैं, पूरी रात डिस्टर्ब रहती है जब दिमाग में कंटेंट घूम रहा होता है, हर जगह पर कंटेंट दिखाई देता है। तब फिर ये बिजनेस में आया, मतलब यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे आप पता ही है, अव्वल अपने आप में एक ब्रांड बन गया। तो हीरो है भाई। तो ये जो उसकी आदतें बनी हुई थी ना, ये वही आदतें यहाँ पर काम आई। यही था ज्ञान, मैंने उनको प्रैक्टिकल सिखा दिया। हिम ईश ने भी जॉब किया, ये यूनाइटेड एयरलाइंस के बैक ऑफिस में था दिल्ली में, तो इंडिगो इनके बैक ऑफिस में था। तो वहाँ से इसने शुरू किया। उसके बाद मनी दूसरा है, मैन पावर, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उसमें इसने ट्रेनिंग मैनेजर का रोल था। इसका क्या, इसको जब 10th क्लास में था तो मैंने इसे कहा कि तू ना पढ़ाई बंद कर दे। कहता पापा आपने तो ग्रेजुएशन भी की है। मैं कहा नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में पढ़ाई चाहिए। व्यूअर्स इसको बहुत ध्यान से कंप्लीट सुनना, ऐसा ना हो कि आप आधी बात सुन के तो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दो। सीरियसली। मैं तो पढ़ाई बंद कर दे। कहते करूँ क्या? मैं कहा तू बस जैसे तैसे करके +2 कर ले, ताकि स्कूलिंग तेरी कंप्लीट हो जाए। तो कुछ किताबें तुझे मैं ले दूंगा, सेल्फ हेल्प बुक्स, लेके पहाड़ों पे चला जा, 5 साल वहाँ पर किताबें पढ़, और वापस आगे किसी भी MBA से तू आगे निकल जाएगा। तो पहला एक हमें मिला उन दिनों में, कितनी पुरानी, 25-30 साल पुरानी बात होगी, कितने लोग जानते थे ट्रेनिंग को। पहला पता लगा बेंगलोर में कोई प्रोग्राम हो रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। मैंने कहा हमें उसको ज्वाइन कर ले। ये 10th में था। तो कहता स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैं कहा इसको छुट्टी चाहिए, 7 days का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम करवाना है। कहते फिर क्लास में फेल हो जाएगा। मैं कहा हो जाए। मुझे पता था ना वहाँ क्या मिलना है। सो ट्रू। फिर क्लास में जो मिलना है वो नेक्स्ट ईयर रिपीट हो सकता है, और फेल नहीं होगा इतना भी मुझे पता है। तो मैंने कहा हो जाए। उसे छुट्टी देने से मना कर दिया। मैंने कहा हिमी तू ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाएगा। 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम पे इसको भेज दिया। उसके बाद ये हाल हो गया कि इसका टेस्ट बन गया इस सारी चीज़ों का। कहता मैं ट्रेनर कब बनूंगा? मैं कहा जब तू ट्रेनी अच्छा बन जाएगा, जब अच्छा सीखने वाला बन जाएगा ना, उस दिन से तू सिखाने वाला बन सकता है। जब तक सीखने वाला अच्छा नहीं है तो सिखाने वाला नहीं बन सकता। +2 के बाद ये कभी भी किसी कॉलेज में नहीं गया है। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर संस्था, हर कॉर्पोरेट इसको चीफ गेस्ट बनाती है। ही हिमसेल्फ नेवर वेंट टू एनी कॉलेज। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट इसने की है, उसके बाद सब कुछ किया है, MBA भी किया है, हर चीज़ की है, लेकिन सारा कुछ विदाउट गोइंग टू कैंपस। इसने कैंपस वाली लाइफ नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। अर्न वाइल यू लर्न। वेरी नाइस। एक्सपीरियंसेस मैटर्स द मोस्ट। वो सब कुछ करना शुरू जब आप रियल में चीज़ों को फील करते हो। लाइक मैं भी कई बार कहता हूँ कि लाइक आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है
तो इट्स बेटर कि कहीं पे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, पैरेलली आप अलग अलग जगहों पे अप्रोच करना शुरू कर दो कि भैया मेरे को काम चाहिए, भले वो सैलरी आपको कम दे, सही है। यू स्टार्ट वर्किंग देयर एंड बाय वर्किंग देयर यू विल लर्न ग्रेट थिंग्स। उनको बोल दो ना मैं आई ट्रेनिंग के लिए हूँ यार। यस, वहाँ पे रियल चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे। फ्री में काम कर दूंगा, मैंने सीखना है। लोग सिखाते हैं। सो ट्रू, इंटर्नशिप शब्द इसी के लिए तो इसीलिए बना है। सो ट्रू। अब देखो कि मैं जब छोटा था, 2 ढाई 3 साल का होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट गेम जो लेके दी थी, तुम बनो भारत के बड़े व्यापारी। क्या बात। उस समय वो ऑफलाइन गेम होती थी, नकली खिलौने, नकली नोट, नकली सारा, हम इधर उधर खेलते थे, खरीद लेते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे सॉफ्टवेयर में वो बिजनेस ट्रेनिंग शुरू हो गई। यही चीज़ मैंने दोनों बेटों के साथ की, अव्वल के साथ भी, हिमेश के साथ। इनका सॉफ्टवेयर अच्छा कर दो, जब तक इनका सॉफ्टवेयर हमारे मुताबिक है ना, तो अपने आप आउटपुट आती रहेगी। जब इनकी वाइफ्स आई हैं, दोनों जॉब करती थी। साक्षी वॉज चीफ सब एडिटर विद टाइम्स ऑफ इंडिया। शी लेफ्ट हर जॉब, यूट्यूब पे आई। उसके बाद गुंजन, हिमेश की वाइफ जो है, शी वॉज विद अडोबी, बड़े अच्छे पोजीशन पे, अच्छे पैकेज पे, डेफिनेटली उस कंपनी में अच्छे पैकेज ही हैं। सो ट्रू। शी लेफ्ट हर जॉब, यूट्यूब पे आई। अब इन्होंने 50-50, 100-100 लोगों की इनके पास टीम्स हैं, लेकिन शुरुआत लर्निंग से ही हुई है। सीधा हम जंप नहीं कर सकते जहां पर लोग गलती कर रहे हैं, बस। सो ट्रू। बाय द वे, एक बहुत अच्छी लर्निंग आपने शेयर करी आज के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको तो बहुत पहले समझ में आ गया था, आपने बच्चों को संभाल लिया। आज के पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी एडमेंट है कि नहीं मेरा बच्चा ये किताब पढ़े, वो किताब पढ़े, पूरी कोर्स कंप्लीट कर जाए, चाट जाए, 100% स्कोर लेकर के आए। आपने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें समझाया कि भाई साहब वो ज़रूरी है, वो एक एंट्री टिकट है कि भैया 10 से 12th में जाओगे, 12th से ग्रेजुएशन में, दैट्स फाइन, वो चलते रहना चाहिए। बट पैरेलली आपने जो एक टर्म यूज़ करा कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े, ये बड़ी अच्छी बात कही। जैसे हम अपनी बात करें तो लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था सर, मतलब कंप्लीटली आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज बेड रिडन, दैट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, आई वॉज नॉट एबल टू इवन वॉक। ये बड़ा लंबा 1.5-2 महीने का टाइम चला था उसमें। उस दरमियान उसमें भी फ्लिपकार्ट वगैरह हुआ करती थी, 150 किताबें मैंने मंगवाई, मतलब हर दूसरे दिन एक किताब मेरे पास आ रही थी और हर दिन एक एक किताबें मैं पढ़ जाता था। और मुझे लगता है कि उस फेज का मेरे बिल्डअप में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे एकेडमिक्स का है ही नहीं। नो डाउट। एकेडमिक्स का एक तरीके से मैं मान के चलता हूँ 0 है, वो मेरे लिए बस एक एंट्री टिकट था। बट ये जो दौर था ना, दैट मेड मी लाइक एनीथिंग। और उसके बाद फिर लोगों से मिलना, अभी जैसे आपके साथ बैठा हूँ। रिसर्च है यार इसके ऊपर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि आदमी की कामयाबी में 85% लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ स्किल एंड बिजनेस स्किल्स मिला के। 15% एकेडमिक्स है, 15% ओनली। इसका मतलब है कि फैमिली के बजट 15% होने चाहिए एकेडमिक्स के ऊपर, 85% होने चाहिए अदर लर्निंग्स के ऊपर, जबकि उल्टा है। 85% दे स्पेंड ऑन एकेडमिक्स एंड 15% ऑफ ऑन लर्निंग अदर लर्निंग्स। कई लोग वो भी नहीं खर्चते हैं। हमारी फैमिली में 85% से ज़्यादा उसके ऊपर है। क्या बात है। कैन यू बिलीव, मेरे पापा की हार्ड अर्नड मनी 1.5 CR मैंने ट्रेनिंग्स के ऊपर खर्च किया है अपने लिए। क्या बात है। बहुत बहुत मेहनत की। आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय 19 डिफरेंट ट्रेनर्स, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स। क्या बात है। मैंने पापा के तो नहीं खर्च कर पाए क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे उतने, बट उन्होंने मुझे कमाल की लर्निंग्स दी, दैट्स फाइन, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। हाँ, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। बट अपने पैसे मैंने खूब खर्च करे, मतलब हर महीने मैं लाखों रुपए खर्च कर देता हूँ अलग अलग लोगों के ट्रेनिंग्स कोर्सेज खरीदने में, भले उसकी 2 ही वीडियो में देखूँ, बट मैं खर्च कर देता हूँ। और उस 2 वीडियो में 2-4 ऐसी बातें मुझे मिल जाती है, कमाल की होती है। अब मेरे को स्टॉक मार्केट में 0 इंटरेस्ट है, मैं स्टॉक मार्केट्स के कोर्स खरीद ले रहा हूँ। अब एक ट्रेनर ऐसे मिले, उनकी वीडियो जब मैं देख रहा था तो उनके जो एग्जाम्पल्स थे ना, दैट वाज लाइक ओ माय गॉड, ये एग्जाम्पल्स अगर मैं अपने बिजनेस में, अपने लोगों को, अपनी ट्रेनिंग में यूज करूंगा, क्या कमाल का रिजल्ट ला सकता है। तो उनसे मैंने स्टॉक मार्केट नहीं सीखा, बट यस आई लर्नड द वे ही वाज टॉकिंग, द वे ही वाज पुटिंग द एग्जाम्पल्स एंड ऑल। हम एक्चुअली लगता है कि मैं इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बनाऊं। और ये पॉडकास्ट, यस, और ये पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे भी यही वजह है सर। लाइक अगर मैं आपसे जाके कंसल्टेंसी लूँ तब तो 2-2.5 लाख रुपए तो ले ही लोगे। बट यस, यू आर इन माई पॉडकास्ट, आई एम टॉकिंग टू यू। एंड क्या कमाल की लर्निंग्स आपने मुझसे शेयर करी, इवन ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए। और ये जो लोग सुनेंगे, मतलब सीरियसली अगर आपकी बातों को वो इम्प्लीमेंट करे, सिर्फ 2 बात कि भैया कहीं भी जाने से पहले खुद सीखने पे पैसे खर्च करो, अपने आप को इन्वेस्ट करो, एंड द सेकेंड थिंग कि बस करो,
और कुछ है ही नहीं इसमें। साइकिल बिना सीखने के नहीं चला सकते, बिना सीखने के साइकिल चलाना भी मुश्किल है, और सीख कर हवाई जहाज चलाना भी आसान है। क्या बात है, ये गजब की लर्निंग है सर, ऑसम। बाय द वे, अब चलते हैं कुछ रैपिड फायर राउंड्स पे। Sure. अगर मैं आपके दोनों बच्चों में बात करूं, हिमेश एंड अव्वल, दोनों में आपके नज़र में ज़्यादा शरारती कौन थे? शरारती ज़्यादा कौन है? हाँ, ये तो सोचने वाले क्वेश्चन है। वैसे आपको हाँ ना में जवाब चाहिए, सिंपल है। हाँ, आप डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हो, इट्स फाइन। हिमेश छोटे वाला, शरारती वो ज़्यादा है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि दोनों में किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, नहीं तो घर पे भी मैं डर गया था वैसा क्वेश्चन आए कोई, मैं सोच रहा था कि जवाब कैसे देना है। आई वाज श्योर कि अगर ये सवाल जाएगी तो घर में अभी फिर से लड़ाई होनी है। शरारती वो बट सी, ज़्यादा शरारती वो थे। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि एक बच्चे के अंदर शरारत वाला जो गुण है ये होना कितना इम्पोर्टेंट है, और ये उसकी लाइफ में कितना बड़ा रोल अदा करता है उसकी सक्सेस में? नहीं, ये सवाल सही नहीं है। मुझे लगता है कि कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा नहीं गुण होना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। कौन सा गुण है इस समय ये सोचो और उसको पॉलिश करो। ओके, गॉट इट। नहीं, मैंने ये पूछा कि जैसे आजकल बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो उनके माँ बाप बहुत उनको डांटते रहते, कहते शरारत बंद करो, ये करो। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्या शरारती होना किसी बच्चे के लिए एक नेगेटिव साइन है, या फिर इज देयर समथिंग विच कैन लीड हिम टू समथिंग बिगर? हाँ, शरारती होना बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, अगर उस शरारत को सही यूज़ करवाना वो सीख ले या उसको कोई यूज़ कर ले। राइट, उसको गाइड हाँ, शरारत गलत नहीं है, कोई भी आदत दुनिया की गलत नहीं है। राइट, उसको यूज़ कैसे किया जाना है। बहुत तेज़ दिमाग है, अब नकली चीज़ें बनाने में यूज़ कर रहे हो कि असली चीज़ें बनाने में यूज़ कर रहे हो, दिमाग तो तेज़ ही था ना। राइट, यूज़ गलत हो गया ना। ऐसे शरारत गलत नहीं है और सही भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने यूज़ कैसे किया, वहाँ पर सही और गलत का फैसला हो सकता है। तो शरारत एक आदत है किसी का, एक ट्रेट है, उस ट्रेट को सही यूज़ करना है, बस पॉलिश करना है। तो और शरारती बन, और अच्छी शरारतें कर, और शरारतों में से क्या सक्सेस निकल सकती है वो प्लानिंग करो। प्रॉपर डायरेक्शन सेट करना पेरेंट्स का काम है, प्रॉपर डायरेक्शन सेट करना टीचर्स का काम है। टीचर्स, कोच, पेरेंट्स सब मिला के एक डायरेक्शन बनती है। बच्चे तो शरारती होते हैं, और उन्हें भी चाहिए अगर होते हैं तो। अगर वो शरारती नहीं है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, शरारती नहीं है, सिंपल है, बोल पाता है, नहीं बोल पाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो कंपैरिजन। जो है वहीं पर रिजल्ट लेके आ सकता है। वेरी नाइस। बाय द वे, अब एक सवाल आपसे, लाइक आप बिजनेस कोचिंग में हो, आप बिजनेसेस में भी डील करते हो, ट्रैवल में भी रहते हो, आपकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, यूट्यूब पे है। तो ये पूरा जो फैमिली है, ये रिलेशनशिप है, ये जो बॉन्डिंग्स हैं, आप बड़े कमाल के बना के रखे हुए हो। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक छोटा सा भी काम शुरू करते हैं, वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बीच में सैंडविच बन के रह जाते हैं, वो सही से हैंडल नहीं कर पाते। आप कैसे कर लेते हो, और क्या गाइडेंस है लोगों के लिए आपका? बच्चों के केस में तो बहुत सिंपल है कि जो हम बच्चों से करवाना चाहते हैं ना, जो चाहते हैं बच्चे बने, वही पहले खुद बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की लैंग्वेज हमारे साथ अच्छी हो, तो फिर हमारी लैंग्वेज पहले उनके साथ अच्छी होनी है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमें रिस्पेक्ट दें, तो पहले हमें उन्हें प्यार देना पड़ेगा। क्योंकि ये हर जगह पर लागू होता है, सिर्फ फैमिली में, सिर्फ बच्चों और पेरेंट्स में नहीं है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन में भी है, ये टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशन में भी है, कस्टमर सेल्समैन के रिलेशन में भी है। ये इन्वेस्टमेंट है, आप जो करोगे वही वापस आएगी। बच्चों से हम चाहते तो हैं कि हमारी इज्जत करें, और खुद हम उनको डांट के बोलते हैं, तेरे से काम नहीं होता, तो कैसा है, तो निकम्मा है। हम उसे निकम्मा कह रहे हैं, वो भी अंदर से सोच ही रहा कि यार हमारे पापा ही निकम्मे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो उस लेवल की इज्जत, उनको रिकग्नाइज करना कि तू अच्छा है, उनकी तारीफ़ करनी, उनको सही समय पर सिर्फ गाइड करना, बार बार पिताजी बनने की कोशिश नहीं करना कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। जहाँ पर ज़रूरत है वो कामयाब है, वहाँ पर मैं बाप हूँ उसका, खुशी होती है मुझे, मैं तेरा बाप हूँ। पर जहाँ पर वो गलत काम कर रहा है, वहाँ पर उसे मैं सीखने देता हूँ कि तू सीख। एक एज होती है, आज की डेट में तो 10-12 साल है, पुराने ज़माने में 18 साल थी। 12 साल के बाद बच्चे को कुछ अगर आप गाइड कर रहे हो ना, तो उसकी डायरेक्शन को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि उसके पास और बहुत एक्सपोजर्स हैं, स्कूल में दोस्तों के साथ, इंटरनेट पे। पहले तो आपने मोबाइल फ़ोन उसके रोक दिए थे, है ना, आज से 4-5 साल पहले
बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना बंद कर दिए थे। अब तो स्कूल ने कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया भाई ऑनलाइन करना है, फ़ोन देने पड़ गए, खुद खरीद के दिए। हाँ, तो अब उनके पास एक्सपोजर है। तो एक एज के बाद उनको डायरेक्शन देनी बंद कर दो, केवल उनको गाइड करना कि बेटा ये गलत है, ठीक है, बस। गलत कर रहे हैं ना, गिर रहे हैं ना, गिरने तो यार, जो वहाँ से उसको चोट से सीखेंगे ना, अब नहीं सिखा पाओगे। वेरी नाइस। और ये जो आपने बताई अभी, इस बात से मुझे समझ में आता है कि आपके बच्चों के बीच में आपकी बॉन्डिंग बड़ी कमाल की है। यस। और यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि लोग आप आज अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में वो बैलेंस कैसे बनाएं? दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस चल सकती हैं। हमारे केस में थोड़ा हम फॉर्चुनेट हैं कि सारे के सारे एक ही प्रोफेशन में आ गए, एक ही बिजनेस में आ गए, तो हमारे डाइनिंग टेबल पे तकरीबन कॉमन बातें हो जाती हैं। कंटेंट क्रिएट हो रहा हो। हालांकि हर किसी का सब्जेक्ट अलग है। सो ट्रू। किसी का भी सब्जेक्ट सेम नहीं है, पर कैमरा सेम है, बाइक सेम है, ये हमारे में फ़ायदा है। पर जहाँ पर दोनों अलग अलग जगह पे हैं, बच्चे कोई और काम कर रहे हैं, पेरेंट्स कोई और काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको प्रोफेशन और करियर टेबल पे नहीं लाना चाहिए, अपने आमने सामने नहीं लाना चाहिए। अगर सिंपल कहें तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स को बच्चों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को हमेशा यही समझ रहे हैं कि बच्चे हैं, यानी कहते हैं ना कि यार जितने मर्जी बड़े हो जाओ, वो तो बच्चे नहीं है, वो बच्चे हैं पर बच्चे नहीं हैं। गेटिंग मी ना? राइट। है तो बच्चे पर बच्चे नहीं हैं। इंटरफियरेंस अगर पेरेंट्स बंद कर दें तो बच्चे पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाएंगे। क्या बात है। लेट देम लर्न, लेट देम ग्रो। उनके अपने शौक़ हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपने सपने हैं, अपने विज़न हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, अब मेरा बच्चा डॉक्टर बने, यार ज़बरदस्ती इम्पोज क्यों कर रहे हो? तो रिलेशनशिप ख़राब वहाँ से होती है, जो आपका सवाल था ना, रिलेशनशिप वहाँ से ख़राब होती है, बॉन्डिंग वहाँ से ख़राब होती है जब आप ज़बरदस्ती करते हो। इंटरफियरेंस मेन तो इंटरफियर करते हैं कि तू कहाँ गया, कहाँ से आया, जाने दो ना यार। हम भी जब बच्चे थे ना, हमारे पेरेंट्स भी इंटरफियर करते थे, अच्छा नहीं लगता था। यार अब बड़े हो गए हैं पापा, अब छोड़ो ना बात को। हमें तो अच्छा नहीं लगता था, अब हमारे बच्चों को अच्छा लगेगा। तो उनकी एज को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके विज़न को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके शौक़ को, उनके दोस्तों को, उनके रहने सहने के तरीके को, उनका अपना इंडिपेंडेंट लाइफ है। तो हमारे घर में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ चलती है। और बच्चे कहते हैं कि पापा हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, तो मैंने कभी नहीं कहा कि गलत है कि ठीक है, मैं सोचता भी नहीं हूँ। भाई सोच के करेंगे ना, इतने सियाने तो है ना। अगर इतने सियाने नहीं हैं तो फिर हमारी गलती है ना कि हमने उनको सियाने नहीं बनाया, हमने उनको बच्चे रहने दिया। सो ट्रू। फिर हम अपने आप को ठीक करें ना पहले। राइट। तो अगर हम उनको अच्छा बना चुके हैं तो फिर वो अच्छे बन चुके हैं ना। आप ही का प्रोडक्ट है, छोड़िए मार्केट में। भाई हमने अपनी क्रिएशन ही खराब कर दी तो हम बैठे हुए हैं उनको फॉल्ट दे रहे हैं। छोड़िए मार्केट में, मार्केट वैलिडेशन आएगा वक्त के साथ। यस यस राइट, दैट्स ग्रेट, ऑसम। फिर प्रोडक्ट पे अगर और रीवर्क करने की ज़रूरत है तो वो समझदारी से, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे करें तो ज़्यादा बेटर है। बाय द वे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 3-4 किताबें जो आप रेकमेंड करना चाहो कि ये पढ़ो ही पढ़ो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो? मैं तो गुरु मानता हूँ अपने रॉबर्ट कियोसाकी को। उसकी सारी किताबें पढ़ ली मैंने, सारी पढ़ ली। सबको उसकी सारी पढ़ लेनी चाहिए। ज़िंदगी में वो किताबें काफ़ी हैं। किताब तो मैंने भी लिखी हैं, मेरी भी 1,500 वीडियोस भी हैं, पर रॉबर्ट कियोसाकी का मुकाबला मैं नहीं कर पाया हूँ। बिज़नेस में जाने से पहले या बिज़नेस में जाने के बाद उसकी सारी किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत सिंपल है करने। इसके अलावा तो ऑथर्स बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, जितनी पढ़ लोगे उतना ही अच्छा है। हर किताब कुछ देगी, लेगी कुछ नहीं। लेगी तो 100, 200, 300, 400 रुपये। जब आप किसी की किताब पढ़ रहे हो ना, तो उस किताब की कीमत 200, 300, 500, 1000 रुपया है, लेकिन उसने अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ उसमें डाला है। सो ट्रू। 2 साल 5 साल लिखने में लगाए होंगे। तो उस 200 रुपये की किताब में से आपको जो मिल रहा है वो 200 का भी नहीं होगा यार। क्या बात है, उससे बहुत अधिक वैल्यू है उसमें। 200 का भी नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 50, 100, 200 पेजेस की किताब पढ़ रहे हो, वो आपको ऐसा भी कुछ ना मिले 200 रुपये का हो। तो किताबें जितनी भी, मैं आपको ना फ़ोटो शेयर करूँगा, और अगर मैं कर पाया तो आप इसमें दिखा भी देना। मेरे पास अपनी पर्सनल बुक लाइब्रेरी है जिसमें अराउंड 1000 बुक्स हैं। क्या बात, जो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है। सारी की सारी नहीं पढ़ पाया, किसी को 2 पेज पढ़े, उस 2 पेजेस ने मुझे बदल दिया यार। ऐसा नहीं हुआ है किताब केवल प्रीफेस पढ़ लो तब भी कुछ। कई बार किताबों के
जो टाइटल्स हैं वही कुछ सिखा जाते हैं, राइट, वही कुछ सिखा जाते हैं। वेरी नाइस। बाकी मैं अपनी किताबें बताना चाहूँगा जो मैंने 4-5 पढ़ी हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी के अलावा मैंने जैक कैनफील्ड की सक्सेस प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। वेरी नाइस। उसके बाद मैंने डेयर टू फेल इस किताब को पढ़ा है और मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर को पढ़ना चाहिए। टाइटल ही खुद कॉन्फिडेंस दे रहा है, डेयर टू फेल। वो किताब पूरी की पूरी किताब उन लोगों की है जो फेल हुए और आज की डेट में स्टारवर्ड्स बन गए हैं। क्या बात है। क्योंकि ये कैसे कह सकता है मैंने साइकिल चलाना सीख लिया और गिरा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कोई बंदा है ही नहीं ऐसा। नेवर। तो जो जितनी बार गिरा है ना उससे उतनी बार ज़्यादा ऊपर गया है। क्या बात है। ऑलवेज यही होता है। तो डेयर टू फेल बुक मैंने बड़ी अच्छी तरह उसको पढ़ा है। जो मैं किताब पढ़ता हूँ फिर मैं 100 बार पढ़ता हूँ। जो मेरी किताब है जैक कैनफील्ड जो मैंने पढ़ी है उसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स। उस बुक में आप नहीं अब पढ़ पाओगे क्योंकि इतने हाईलाइट किए हुए हैं और इतने उसको अंडरलाइन किए हुए हैं। इतनी गंदी किताब कर देता हूँ उसके बाद। कई किताबें सुंदर पड़ी रहती हैं अलमारी में ही। बिजनेस के ऊपर अभी लेटेस्ट मैंने एक किताब मेरे हाथ में आई थी, प्रॉफिट्स आर एवरीथिंग। ऑथर मुझे याद नहीं है। प्रॉफिट्स आर एवरीथिंग, ये भी लोग पढ़ सकते हैं। सेकेंडली बुक शॉप पे जाओ यार, बुक शॉप पे जाओ, देखो जो किताब अच्छी लगती है ले आओ, जो दिखने में सामने है ना ले आओ, क्या पढ़ लो बस। जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे ना घर में रख दो, आपके बच्चे पढ़ लेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपने इतनी सारी किताबें बोली तो मुझे भी एक किताब जिसने बहुत ही इंस्पायर किया, वो किताब थी रीवर्क, है ना। ये हर स्टार्टअप फाउंडर को पढ़ना चाहिए। उनकी जो ये फैंटेसी है ना स्टार्टअप वाली, वो कहीं ना कहीं दूसरा मोड़ देगी और वो स्टार्टअप बिल्ड करने के बजाय अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाएंगे और वो कमाल का काम करेंगे। व्हाट आई हैव सीन इन दैट बुक। और बाकी आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात करी, अमेजिंग ऑथर, द वे ही ट्रेन्स पीपल, द वे ही गाइड्स पीपल इन द बुक। लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अस। क्या स्टोरी टेलिंग है, कमाल। जैसे एकलव्य ने गुरु मान लिया था ना, उनको अपना अंगूठा भेज दिया था। मैंने बस अंगूठा नहीं भेजा रॉबर्ट कियोसाकी को, बाकी गुरु मान लिया है। दिल तो दे ही रखा है आपने। आप देखो ये भी बड़ी बात है ना, कई सारे ट्रेनर्स तो खुल के बोल भी नहीं पाते कि मैं कहाँ से सीख रहा हूँ। एंड यू आर सेइंग इट्स योर ग्रेटनेस एक्चुअली। मेनी पीपल आर नॉट इवन एबल टू डिस्क्लोज। उनको लगता है कि हमारे गुरु ही हमारे कंपटीशन हो गया। पीपल फील लाइक दिस। नहीं, सीखा ही सबसे है यार। हमें ज्ञान कहाँ से मिला है? लोगों से। चौंकड़ी मार के थोड़ा बैठे थे बल्ब जलाया और वहां से ज्ञान आया और हम ज्ञानी हो गए, ऐसा तो हुआ ही नहीं। आज भी सीख रहे हैं। क्या बात है। आप मुझे कह रहे हो कि आप मेरे से सीख रहे हैं। बहुत कुछ मैं आपसे पता भी नहीं होगा, कि आपको भी नहीं पता लगेगा मैं क्या सीख गया हूँ, मुझे भी नहीं पता लगेगा। पता नहीं कब वो यूज होगा तो अच्छा यार ये तो अनुराग से देखा था। राइट, ऐसे ही सीखता है बंदा, देख देख के सीखता है। बाकी फिल्में आप देखते हो? फिल्में बहुत देखता हूँ। बहुत देखते हो? तो कोई एक ऐसी फिल्म जो बिजनेस के लिए बहुत ही अधिक जरूरी लगी आपको? एकदम याद आता है तो रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर याद आता है मुझे। मतलब सेल्स जरूरी है किसी भी बिजनेस। सेल्स जरूरी। आई एम बेसिकली आई एम सेल्समैन यार। बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता इफ यू आर नॉट ए सेल्समैन। आपको तो हर चीज बेचनी है ना। आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आपको अपनी बातें भी बेचनी है ना। So true. अपना पॉइंट बेचना है। आप अपने मैनेजर को कुछ कह रहे हो, वो बेचना ही है ना। यू हैव टू सेल योर पॉइंट। So true. यू हैव टू सेल योर पॉइंट आल्सो सो दैट ही कैन बाय कि यस मुझे आपकी बात पसंद आ गई। वहाँ भी सेल्समैनशिप चाहिए। वेरी नाइस। बाय द वे, अब हम लोग फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपका डेली रूटीन लोगों को ज़रूर पता चले कि इस उम्र में, मतलब मैं अपने उम्र को दुगना कर दूँ और उसके बाद में भी उसमें 5 और 8 जोड़ने पड़ेंगे तब जाके आपकी उम्र आएगी। हम लोगों की जो डेली रूटीन्स है या हमारे बाद जो जनरेशन आई है उनकी जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल अलग तरीके की डेली रूटीन है। उनका सुबह सबसे पहले फ़ोन से ही शुरू होता है, रील्स स्क्रॉल करना, फिर उसके बाद फेसबुक थोड़ा स्क्रॉल कर लिए, इंस्टा देख लिए, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए, और सुबह उठते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जब भी उठने के बाद 1 घंटे कहाँ जाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। वो फर्स्ट 1 आवर की अकाउंटेबिलिटी उनके पास नहीं है। आई ट्रूली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपकी जो डेली रूटीन है वो कैसे शुरू होती है? अनुराग, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे नई जनरेशन है। पहली बात तो बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं भी सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे उठता हूँ और रात को 12:30, 1, 2 बजे सोता हूँ। मैं भी रील्स देखता हूँ, मैं भी वो सब कुछ करता हूँ जो जनरेशन करती है। जैन जी भी और जैन अल्फ़ा भी, सारी की सारी मैं चीज़ें करता हूँ। वैसे ही कपड़े पहनता हूँ, वैसे ही चीज़ें करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पर थोड़ा सा मैंने फ़िल्टर लगा लिए हैं।
रील्स में भी देखता हूँ, मैं हंसने वाली भी देखता हूँ, मैं शरारतने वाली भी देखता हूँ, जिन रील्स का कोई मुंह सिर नहीं है वो भी देखता हूँ। फिल्टर लगा लिए हैं कि ये नहीं है कि उसमें मैं खो दूँ अपने आप को। ठीक है, अब 10 मिनट मैंने हंस लिया ना, एंजॉय कर लिया ना, अब मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैंने 10 मिनट मुझे चाहिए था, मुझे एक अच्छा टाइम चाहिए जहाँ मैं खुश हो जाऊँ, किसी को गिरता देखूँ, किसी को उठता देखूँ, किसी को चिक्कड़ में लेटा देखूँ, है ना, तो मुझे मज़ा आ रहा है, लोगों को मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है। पर मैं अपना प्रोडक्टिव टाइम नहीं उसमें लगा रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास अलग से टाइम है, जो रात को मैं सोने के समय भी देखता हूँ, दिन के समय भी देखता हूँ। ऐसे में फिल्में देखता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। पर जब मैं मूवी देखता हूँ तो मूवी को मैंने इस एंगल से देखना है कि मुझे मिल क्या रहा है। अगर कोई ऐसी मैं एंटरटेनमेंट देखता हूँ तो मैं इस एंगल से देखता हूँ कि मुझे मिल क्या रहा है, करता सारा कुछ हूँ। उसके अलावा क्योंकि मैं बच्चों के साथ रह रहा हूँ, अब हिमेश गुंजन के साथ ही रह रहा हूँ, पहले हम सब लोग अलग अलग रहते थे, तो मुझे बहुत जिद करते थे पापा हमारे साथ रहो। मैं कहा यार जब तक हेल्थ अच्छी है तब तक अकेले रहने दो, हेल्थ ख़राब होगी फिर तो आप ही के पास आना है। फिर मुझे लगा यार बीमार हो गए इनके पास क्यों आए कितनी गलत बात है। सो ट्रू। तो पहले ही आ जाए। तो हम इनके पास पहले शिफ्ट कर गए गुड़गांव में। वहाँ पर हम तो सुबह 7 बजे उठने वाले, 6 बजे उठने वाले, पिंकी 5 बजे उठने वाली, रात को 8 बजे डिनर ख़त्म, टाइम पर सो जाना है सारा कुछ। यहाँ आए तो सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे सब उठ रहे हैं। तो हमने भी इंस्टेंट के हमको नहीं तो हम उसी टाइम पे उठेंगे, हमने भी 11 बजे उठना शुरू किया। रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे डिनर हमने भी वही किया। बच्चे पापा आप कर लिया करो पहले। मैं कहा हमने अकेले ही करना है, तो हम वहाँ भी कर सकते थे, फिर हम यहाँ रहने क्यों आए हैं। हम उनके साथ जब डिनर टेबल पर बैठते हैं ना तो कुछ सीखने को मिलता है। इस ज़माने में क्या हो रहा है, नए एक्टर कौन से आए हैं, नए सिंगर कौन से हैं, एआई में नई ऐप कौन सी आ गई है, कौन सा नया इन्फ्लुएंसर आ गया, अब यूट्यूब पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये मुझे कौन सिखाता अगर मैं अपने पुराने स्टाइल को ही रखता तो। सो ट्रू। तो वो कुछ सीखने को मिलता है, कुछ उनको हमारी तरफ से सीखने को मिलता है कि पापा आपके टाइम पे ये कैसे होता था, उनका क्वेश्चन आता है तो उनको सीखने को मिलता है, हमें बोलने को मिलता है। भाई हमें को सुनने वाला चाहिए ना, बाहर तो पैसे लेके सुनते हैं, हर को सुनता हमें कहता नहीं ना, हर कोई पैसे नहीं देगा ना हमें, तो कैसे सुनेंगे किसी को, पहले हमें पैसे तो फिर सुनेंगे आपको, राइट, तभी हम उसके बाद आपको सुनाएंगे। दोनों चीज़ सीधी हैं। एनीवेज, तो घर में ये रूटीन मेरा है, आई मीन टीवी, स्क्रीन और बाकी चीज़ें। इसके अलावा लाइफस्टाइल मेरा बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल का मतलब है लाइफस्टाइल में मैं खासकर खाने पीने की बात कर रहा हूँ। बहुत सिंपल खाता हूँ अनुराग। लास्ट 50 इयर्स का मुझे याद है, उससे पहले का मुझे याद नहीं है। कोई मेडिसिन नहीं खाई है। तो सिंपल पंजाबियों में तो खाने को लेकर के बहुत अधिक मतलब क्रेज़ है। बस हमें वो क्रेज़ नहीं चाहिए, हमें सिखाया नहीं गया वो। हमें सिखाया, हम पहली बात तो हम काम में बहुत बिजी हैं, खाने में ध्यान नहीं जाता। दूसरा है अभी बहुत सपने हैं, बहुत कुछ करना है। तो खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जो ज़ुबान को खुश कर देगी, बॉडी को ख़राब कर देगी। मतलब डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में ला करके रखे हो कि अपन को एक सिस्टमेटिक चलना है, और तभी आपने 70 साल से आपने मेडिसिन नहीं की। 45 ईयर्स, 50 ईयर्स से। अच्छा 50 ईयर्स, सॉरी, 68 का हो गया। हाँ 50 ईयर्स, 50 ईयर्स से मैंने मेडिसिन, कोई दवाई बोलो है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। सिर दर्द क्या होती है, गैस क्या होती है, घुटने दर्द क्या होती है, सर्वाइकल क्या होती है, कुछ नहीं, टचवुड कुछ नहीं है आज की, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी को आजकल के तो पूरी फैमिली में किसी को नहीं। ज़िंदगीज़ में ये प्रॉब्लम है, ये तो उम्र के बाद तो अलग सी बात है। हम मतलब गलत कुछ खाते ही नहीं है, हमें वो दिल करता है, इच्छा होती है, नहीं खाते हैं। अपनी बॉडी का ध्यान रखना, बॉडी से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और ये आपके बच्चे ऐसे ही, घर में कोई बीमार नहीं होता हमारे घर में, सारे का सारा ही। क्या बात। बच्चे वैसे भी हेल्थ कोच हैं, दोनों डॉटर इन लॉज तो हेल्थ कोच हैं। पिंकी हेल्थ कोच है, पिंकी तो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है। अगर हम खाने की कोशिश भी करेंगे तो वो डांट देंगे, तो वो भी मैं रिस्क नहीं लेता। सब कुछ घर में, हेल्थ, वेल्थ, लर्निंग, इंग्लिश, सब एवरीथिंग। तो अभी आपने देखा, आपने नोटिस नहीं किया होगा, पॉडकास्ट से पहले मैं लंच कर रहा था, ओनली रहता, यस आई हैव सीन। तो कंप्लीट मील था मेरा, उसमें सब्जियां भी थी, उसमें सब कुछ था, दही भी थी, सब्जियां भी थी, वो मेरा कंप्लीट मील था। हम लोग सिर्फ उतना खा के रह ले तो मम्मी बोलेगी कि कहाँ कुछ खाए हो तुम। हाँ, तो हमारे घर में सारे इतना खाते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है किसी को।
तो सारे टाइमिंग्स हमारे बदल गए, ब्रेकफास्ट का टाइम लेट हो गया, लंच का टाइम लेट हो गया, 5 बजे लंच का हो गया। मैं सबको ये सलाह नहीं देता हूँ ऐसा करो, जैसे आपके घर में रूटीन है वो करो, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। यस, एक पैटर्न, हाँ, बॉडी को पता हो कि अब डिनर का टाइम है, ऐसा हो कभी खाना है कभी नहीं। मैं स्किप नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आपके पास मुझे लंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली बार आया हूँ। तो मैं घर से रायता लेके आया था। ओके, अगली बार फिर आपको बता दूंगा कि भी आप, हाँ, आपके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए। तो वो सुबह का सारा रूटीन है। खाने पीने के मामले में हम बिल्कुल सही हैं। रात को डिनर के बाद 50 मिनट की वॉक हमारी कंपलसरी है, चाहे रात को 2 बजे हो। हमने एक वॉक करनी ही करनी है, पूरी फैमिली इकट्ठी निकलती है डॉग के साथ ही। तो केवल गार्ड्स ही घूम रहे होते हैं, हम घूम रहे होते हैं सोसाइटी में। वेरी नाइस। वो ये रूटीन हमने बनाए हुए हैं। गाने सुनते हो? गाने सुनता हूँ, म्यूजिक ज़्यादा सुनता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल। फिल्म लिरिक्स के साथ नहीं? हाँ, बॉलीवुड लिरिक्स अपने आप आ जाते हैं दिमाग में उस समय। कोई फिल्मी गाने जो पसंद हो? आप पसंद गुनगुनाते हो, गाते भी हो घर पे? हाँ, गुनगुनाता भी हो। मतलब स्टेज वगैरह पे भी गा लेते हो? हाँ, बाथरूम में गा लेता हूँ। बिगर स्टेज, एवरीवन इज सिंगिंग। नहीं, मैं म्यूजिक का शौक रखता हूँ वैसे। गा लेता हूँ, म्यूजिक का शौक रखता हूँ। अभी आपको गाने के लिए ना बोलना, इतना भी नहीं रखता हूँ। क्लासिकल किस टाइप की म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है? मैं म्यूजिक चैनल्स बनाए हैं मैंने यूट्यूब के। आपने तो पहले ही बोला आपने म्यूजिक की कंपनी शुरू करी थी, तब कैसेट आपने? वो तो पुरानी बात थी। अच्छा, अभी करंट, ओके, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। क्या बात? आई एम रनिंग 11 म्यूजिक चैनल्स। वाओ, ओनली इंस्ट्रूमेंटल। सो यू आर क्रिएटिंग म्यूजिक्स? यस, आई माई सेल्फ क्रिएटिंग म्यूजिक। Awesome. वो मेरी हॉबी है। क्या बात है? यानी यूट्यूब चैनल इसलिए बना दिए थे कि मेरी जो क्रिएशन है वो कहीं प्रिजर्व हो जाए, सेव हो जाए। फाइनली मतलब ये जो चीज़ें कर रहे हो सब अपने घर पे करते हो? ये मेरा शौक है। ये घर पे करते हो या घर पे मैंने अपने बेडरूम में अलग से एक सिस्टम रखा हुआ है। ये मेरा शौक है। मेरे को एआई के साथ जनरेट करता हूँ सारा, 100% एआई के साथ। ग्रेट, ऑसम। नो लिरिक्स। आपकी चैनल्स में उठा के अपने बच्चों को भेजूंगा, देखो ऐसे तुम भी बना सकते हो। नो, सभी बनाए, जितना कोई कर सकते हैं। ये मेरी हॉबी है एक्चुअली। क्या बात है, ऑसम। तो मैं सुबह उठता हूँ, आधी रात को अगर नींद नहीं आई, कुछ नहीं आई, मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता हूँ। तो भक्ति मंत्र के ऊपर मैंने एक बनाया है, ओम नमः शिवाय के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है। तो रिसर्च इस तरह की है कि हर मूड का अलग म्यूजिक है। सिंपल नहीं है कि ओम नमः शिवाय, नहीं, हर मूड के लिए अलग है। तो जैसे जेंजीज कैसे बोल सकते हैं, वो मैंने अलग से बनाया। वो सारी की सारी मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो जेंजी के लिए क्या चाहिए ओम नमः शिवाय की स्पीड, कितने बीट्स पर मिनट उनको अच्छे लगेंगे ताकि वो ओम नमः शिवाय का जाप कर पाए, वो अलग से बना दिया। जब कार ड्राइविंग में हो तो आपकी स्पीड खराब ना हो और आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सको, उसकी अलग स्पीड और रिदम के हिसाब से बनाया। वैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट का अलग से किया, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, पहाड़ों के ऊपर। और आई क्रिएटेड 150 वीडियोस। क्या बात है, ओम नमः शिवाय की। क्या बात है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो कब सोच नहीं रहे थे ना ये बात कहीं। हाँ, नहीं मतलब ये कंटेंट क्रिएटर वाली बात है कि आपके जिन में है कि बंदा जो कुछ भी करेगा भैया इससे धंधा आना चाहिए, है ना। बिजनेस माइंडसेट भी है, आपका शौक भी। धंधा सोचा है इसको मैंने, यूट्यूब पे डाल दिया है। अभी इसके ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम दूसरी तरफ लग रहा है। राइट, बिजनेस कोचिंग में लग रहा है। राइट, इसको मैंने एसेट बना दिया है। अराउंड 600 वीडियोस बना चुका हूँ मैं, 11 चैनल्स बना दिए हैं क्योंकि हर नीश अलग है। भक्ति मंत्र, वाहिगुरु सिमरन, इंडियन क्लासिकल रागास, रिलैक्सिंग म्यूजिक, चिल म्यूजिक, फोकस म्यूजिक, स्टडी म्यूजिक, सारे अलग अलग म्यूजिक हैं, सारे अलग अलग चैनल्स हैं। वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, कोई एसईओ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, चैनल्स बना दिए हैं। जैसे ही कभी मौका आएगा, कोई रिटायरमेंट का टाइम या फिर कभी इच्छा हो तो टीम बना के उनको सौंप दूंगा कि भाई ये 11 चैनल्स आप इसको रन करो, इसको बेटर बनाओ। एसेट बना दिया है, एक अच्छा एसेट बन गया है। अराउंड 600 वीडियोस टोटल यूट्यूब पे। ये जो म्यूजिक वाली जो बात बोली, मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके घर आना पड़ेगा। मुझे वो पॉडकास्ट नहीं, व्लॉगिंग करनी पड़ेगी कि क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक आप। दैट विल बी अ लवली कंटेंट व्हाट आई फील। खैर वो तो पता नहीं कब होगा, बट इस पॉडकास्ट के जरिए। नहीं, मेरे घर में आओगे ना जब, तो मेरे घर का जो बाहर मेन गेट है वो ऐसे कोने से खुलेगा, ऐसे करो खुल जाता है। तो सामने एकदम एक और दरवाज़ा दिखाई देगा, वहाँ भी ऐसे ही करना पड़ता है, वो भी खुल जाता है। उसके बाद राइट साइड पे मेरे बेडरूम है, वहाँ दरवाज़ा है, उसको इस बाजू से ऐसे करना, वो भी खुल जाएगा। फिर अंदर मैं मिलूँगा आपको।
मतलब लॉक्स नहीं होते घर पे? नहीं नहीं होते हैं, ओके। क्योंकि आप पहली बार आओगे, हाथ में तो फ्रूट की ट्रे होगी ना। ओह माय गॉड, ओह सीरियसली, ऑब्वियसली ऐसे खोलना पड़ेगा ना, हाथ तो खाली नहीं होंगे आपके। आप तो खो गए थे। नहीं, आई वाज सीरियसली थिंकिंग कि व्हाई आर वी किकिंग लाइक दिस, ओह माय गॉड, आई वाज इमेजिनिंग लॉक्स नहीं होते, क्या होता होगा? ओह सीरियसली, ये लगा ना टीजर में। आई वुड डेफिनेटली हैव इट, इट्स रियली अमेजिंग टॉक। अकेली रील चल जाएगी आपकी। लवली लवली, ऑसम। सो बाय द वे, अब एज अ बिजनेस कोच, एज अ लाइफ कोच, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में जब जाते मैं हो, ऑफलाइन भी कर रहा हूँ, सेमिनार्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप सेमिनार्स में जाते थे, हाँ, तो स्टेज पे जाने के पहले के रिचुअल्स क्या होते थे, क्या करते थे आप? स्टेज पे जाने से पहले कुछ नहीं, बस यही लगता था कि सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है वो मेरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और मैंने बेस्ट देना है। इससे अलावा कुछ सोचा नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी स्टेज पे जाने से पहले एक फियर काइंड ऑफ चीज़ें, बड़े लोग हो, ज़्यादा लोग हों, बहुत पहले, अब तो कुछ नहीं होगा आपको? नहीं, पहले भी नहीं हुआ। स्टेज का खिलाड़ी हूँ स्कूल के टाइम से। ओके। हाँ, स्टेज लवर हूँ, स्कूल पे ही स्टेज पे जाता था, इसलिए वो रहा नहीं फियर। Very मतलब nice. पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट, ये सब चीज़ें स्कूल में करता था मैं। वेरी नाइस। वो इसलिए वो फियर था ही नहीं, यानी बचपन से था वो सारा कुछ। डिफरेंटली नर्चर्ड थे हाँ, आप, वो हुआ ही नहीं कभी, स्टेज का फियर आया ही नहीं कभी भी। वेरी नाइस। कभी ऐसा हुआ कि कोई इवेंट बहुत चैलेंजिंग लगा, स्टेज पे गए, कई बार क्या होता है ना कि ऑडियंस बड़े कमाल के मिल जाते हैं, वाओ स्मूथली अपना इवेंट निकल गया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े चैलेंजिंग, बड़े हार्ड टाइप के ऑडियंस मिल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ किसी इवेंट में? जब मिलते हैं तो मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी क्वालिटी दिखाने का मौका मिलता रियल है। पोटेंशियल बाहर आ पाती है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब बीच में से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए या कोई बंदा मुझे चुप कराने की कोशिश करे या बंदा बीच में कुछ शरारत कर रहा हो, मुझे बहुत मज़ा आता है उस समय, क्योंकि वही मौका होता है आपके पास अपना हुनर दिखाने का। वेरी नाइस। कि भाई हम अगर इतने पैसे ले रहे हैं ना तो उसके पीछे कोई कारण है, ले रहे हैं, वेरी। और वही मज़ा आता है बस। दो तरीके की ट्रेनिंग्स चल रही है, एक तो ट्रेनर पहुंच रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं, हैंड आउट्स दे रहे हैं, इसको यूज करो एंड लाइफ ग्रो करो। एक ऐसी भी ट्रेनिंग चल रही है जहाँ पे कंप्लीटली एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, इवेंट में गए और वहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज, सेल्स को लेके, मार्केटिंग को लेके, ब्रांडिंग को लेके लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं पूरे के पूरे इवेंट में। आप इन दोनों तरीके की ट्रेनिंग में किस ट्रेनिंग को प्रेफर करते हो, या फिर दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? जो पहले वाली है ना वो बेसिकली ट्रेनिंग नहीं है, वो टीचिंग है। थियरी पार्ट उसमें ज़्यादा है, राइट। तो दैट इज़ ए टीचिंग। तो टीचिंग में आप अपनी बात कह रहे हो पर कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, करवा भी नहीं रहे, यानी प्रैक्टिकल नहीं है, वो थियरी है। जो सेकंड पार्ट है, मैंने ज़्यादा नहीं किया है सेकंड पार्ट, पर सेकंड पार्ट इज ट्रेनिंग एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। व्हेन यू लर्न व्हाइल डूइंग समथिंग, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आपने सेमिनार से स्टॉप क्यों कर दिए? मैंने सेमिनार स्टॉप क्यों कर दिए? मैंने स्टॉप किए, अपग्रेड कर लिया। ऑनलाइन में आ गए, टाइम की प्रॉब्लम या नहीं, अपग्रेड कर लिया। जितने पैसे एक सेमिनार मिलते थे उतने एक बंदे के साथ बात करने में मिल जाते हैं। ओके। और यहाँ पे ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन, नहीं सुन रहे हैं तो हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन भी कर पाते हो सिंगल बंदे की लाइफ। हाँ, और उसका यस, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है कि सामने वाला सच में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली करते क्या हो? लाइक मान लो कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, आपको एज अ बिज़नेस कोच मैं लाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, आपके जो चार्जेस है हमने दिए, आपकी क्या ट्रेनिंग शुरू होती है उसमें? वैसे तो अलग अलग तरीके हैं, पर स्पेसिफिक हो जाते हैं कि चलो आपने अपना क्वेश्चन किया कि अगर नया बिजनेस शुरू करना है, तो पहले मैं 2 सेशन नॉर्मली बनाता हूँ। एक 4-5 आवर्स का आज इवनिंग में, एक 4-5 आवर्स का कल मॉर्निंग में। और ये हम करते हैं किसी अच्छे होटल के रूम लेके। 2 रूम लेते हैं, एक रूम मेरे पास होगा, एक क्लाइंट के पास होगा। तो हम दोपहर को चेक इन किया 2 बजे, उसके बाद हम दोनों बैठ जाते हैं, चाहे कॉफ़ी शॉप में बैठ गए, रूम में बैठ गए, कहीं भी बैठ गए। सोने तक हम दोनों ने इकट्ठे रहना है और उसने बोलना है, मैंने कुछ नहीं बोलना। ये मेरी इंस्ट्रक्शन होती है कि मैं तुझे गाइड कुछ नहीं करूँगा, केवल सुनूंगा। तो पूरी ज़िंदगी जो आप पॉडकास्ट में किसी से पूछ रहे हो ना, वो मैंने उस 2 बजे से चेक इन से लेके सोने तक, जब तक उसको नींद नहीं आई, जब तक मुझे नींद नहीं आई, 11 बज जाए, 12 बज जाए,
हम सुनते रहेंगे, पूछेगा सर क्या करना चाहिए, मैं कहा नहीं अभी मैंने सुनना है। तो फर्स्ट सेशन केवल सुनने का, चाहे 6 घंटे लगे चाहे 8 घंटे लगे, उसके पास इससे ज़्यादा मटेरियल होता भी नहीं है। नॉर्मली लोग 3 घंटे में थक जाते हैं। तो वो 6 घंटे सुनने के बाद एक एक चीज़, उसके परिवार में कौन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके मदर फादर की हिस्ट्री क्या है, उसका शौक भी है कि नहीं, वो कर भी सकेगा कि नहीं, रिसोर्सेज क्या है, पूरा एक चीज़, हर चीज़ मेरे अंदर आ जाती है, नोट करता रहता हूँ। फिर ओवरनाइट उसने अपने रूम में जाना, हमने 5 स्टार में करना, हमने घरों में नहीं, ऑफिस में या घरों में नहीं करता हूँ, 5 स्टार में करना है, ताकि हमें वो एनवायरनमेंट भी मिले। एंड मोर ओवर जो मेरा क्लाइंट होगा, महंगा क्लाइंट होगा, तो डेफिनेटली ऐसी जगह पर ही प्रेफर करेगा, वो किसी के ऑफिस में प्रेफर भी नहीं करेगा। सो ट्रू। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन हम ब्रेकफास्ट पे बैठ जाते हैं एंड चेकआउट तक इकट्ठे रहते हैं। सो 12-1 बजे तक हम रहते हैं इकट्ठे। उसमें केवल मैंने बोलना है, उसने कुछ नहीं बोलना है। जो जो उसने कल बताया था पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन उसको दे देने हैं। अगर उसकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो गई, अगर कोई नया बिजनेस करना है तो जो जो उसको चाहिए था उसको बता दिया। ये नॉर्मली मेरे साथ होता है। आफ्टर दैट 30 डेज के लिए उसको 4 कॉल्स मैं देता हूँ फॉलोअप की। ही कैन कॉल, सो 4 कॉल्स वो ले सकता है मुझे फ़ोन करके कि ये मुझे समस्या आई थी वाइल डूइंग दिस थिंग वाई एग्जीक्यूशन, तो वो मैं उसको सोल्यूशन दे देता हूँ। ये मेरा एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। कई बार सेशन छोटे हो जाते हैं, कई बार लंबे भी हो जाते हैं। कई लोग रेगुलर मेंटरिंग भी मांगते हैं कि भाई हर महीने ही हमें चाहिए, वो फिर केस टू केस फर्क पड़ता है। वेरी नाइस। आगे वैसे मैं आपका पीपीएल बनने वाला हूँ। पीपीएल बोले तो पेट पे लात, मैं भी पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। ओह माय गॉड, इट वुड बी ग्रेट टू सी यू डूइंग पॉडकास्टिंग। पहले तो लेकिन आपके लिए तो गेस्ट तो घर में ही कई सारे मिल जाएंगे। घर के गेस्ट नहीं होंगे ना वो। मैं तो रियल लाइफ स्टोरीज देना चाहता हूँ। मेरे जो परिवार है इसको हर बंदा सुन चुका है। मैं उसको सुनाना चाहता हूँ जो अभी तक हीरो नहीं बना है। सो अनक्राउंड जो किंग है ना, कि बंदा कामयाब हो गया, बंदे इतने कामयाब बैठे हैं साथ पड़ोसी नहीं जानता यार, और उसके बाद सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई है, कुछ सुन नहीं रहा उसको। ग्रेट। आपने ये जो पीपीएल वाला कॉन्सेप्ट बोला कि पेट पे लात, मुझे नहीं लगता रीजन वाइज, क्योंकि आपसे सीख करके अपने आप को और हम इम्प्रूव कर पाएंगे। मजाक करना तो अधिकार बनता है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपसे सीख करके अपने आप को और इवॉल्व करके और बेटर बना पाएंगे। ये तो पॉडकास्ट में मैंने क्या सोचा है, 2 चीजें सोची हैं। एक तो है जो मेरा 1-on-1 पर क्लाइंट होगा, अगर वो अपनी स्टोरी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहता है मेरे चैनल पे, तो वो मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा पॉडकास्ट के लिए, और उससे अलग से कोई पैसे नहीं लूँगा। वेरी नाइस। सो ही विल नॉट हैव टू गिव एनीथिंग। उसने मुझे फीस दी हुई है, पॉडकास्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर कोई सिर्फ पॉडकास्ट करना चाहता है और कोई उसको कंसल्टेशन नहीं चाहिए, तो फिर पॉडकास्ट के प्रोडक्शन चार्जेस को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कुछ फ्री मिला नहीं है, तो मैंने फ्री किसी को कुछ देना नहीं है। क्या बात है। तो प्रोडक्शन चार्जेस वो देगा या पीआर चार्जेस वो देगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं लेना। लेकिन फ्री कुछ नहीं। मेरे चैनल पे अगर बड़े से बड़ा बंदा भी आएगा ना, तो आएगा प्रोडक्शन चार्जेस दे के ही आएगा। क्या बात, नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। वैसे भी गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए, बिना गुरु दक्षिणा के ऐसे भी ज्ञान बहुत। गुरु दक्षिणा वाइट में होगी जीएसटी के साथ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। बाय द वे यू आर ऑसम, ट्रूली, मतलब लविंग द टॉक, द वे यू आर। मुझे भी मजा आ रहा है यार, सच में रहने 2 घंटे और चलते रहने दो। सीरियसली लाइफ में कहीं ना कहीं विराम चाहिए होता है, तो इस एपिसोड को भी कहीं ना कहीं विराम पे लाएंगे। लेकिन ये रैपिड फायर राउंड जो शुरू करा था हम डिस्क्रिप्टिव में एंटर करके, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों तरीके के सवाल होंगे, बिजनेस कोचिंग से संबंधित एंड लाइफ कोचिंग से संबंधित एंड योर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो सबसे पहला सवाल आपसे है, प्रॉफिट या पैशन? बदलता है उम्र के साथ साथ। सेल्स या मार्केटिंग? मार्केटिंग। रिस्क या कंफर्ट जोन? रिस्क। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। मनी या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। कंपटीशन या मोनोपोली माइंडसेट? कंपटीशन। फास्ट ग्रोथ? ग्रोथ कंपटीशन में है। फास्ट ग्रोथ या स्टेबल ग्रोथ? अगेन डिपेंड्स, टाइम के साथ साथ बदलता है ये भी। फेल्यूर या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो फेलियर से निकलेगा, चाहे वो अपना फेलियर हो या किसी और का हो। निकलना फेलियर से ही है। किसी और से भी सीख सकते हैं, किसी और के फेलियर से भी। सो ट्रू। टीम या सोलो हसल? टीम। एक हैबिट जो हर एंटरप्रेन्योर को अपनानी चाहिए? वैल्यू अदर्स above anything. Great. Others means vendors, employees, customers, everyone. Friendly parenting या
स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग? फ्रेंडली। ओके। एकेडमिक्स या फिर रियल लाइफ लर्निंग? आई विल प्रेफर रियल लाइफ लर्निंग। ओके। क्लासिकल म्यूजिक या मॉडर्न? दैट डिपेंड्स, वो पर्सनल शौक है सबका। मेरा पूछ रहे हो तो क्लासिकल। फेवरेट एक्ट्रेस? एक्टर्स में लेटेस्ट में रणवीर सिंह। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कोई फेवरेट नहीं हुई है, सभी अच्छी लगती हैं। बट कोई तो लगी होगी बहुत अच्छी। हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी। ओके, वेरी नाइस। आपकी एक आदत जो आपको लगता है कि इस आदत की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ? पंक्चुअलिटी। वेरी नाइस। 100% पंक्चुअल। ये बड़ा मुश्किल है ना लोगों के लिए पंक्चुअलिटी लाइफ में ला पाना। पिछले 45 ईयर्स से, है? जब से इस प्रोफेशन में आया हूँ, एक इंसिडेंस बता दो कि मैं लेट पहुँचा या मेरा इवेंट लेट शुरू हुआ, पनिशमेंट जो कहोगे हो जाएगी। 45 ईयर्स की एसेट है मेरा ये प्रैक्टिस कैसे कर पाए? इंक्लूडिंग माई मैरिज, इंक्लूडिंग माई सन्स मैरिज। दिल्ली में बेटों की शादी और जो कार्ड पे टाइम प्रिंटेड है, उस टाइम पे हम बारात लेके पहुंच गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? शादी? दोनों की शादी, मेरी अपनी शादी भी ऐसी हुई है। इंडिया में तो कहा जाता है कि यार शादियां लेट लेती नॉर्मली चलती है। तभी तो हम ट्रेनर हैं, कोच हैं, ऐसे थोड़ा हैं। वेरी नाइस। तो ये प्रैक्टिस में कैसे आ पाई चीज़ें? मेहनत करनी पड़ी। मेरी अपनी पहली शादी जब मेरी शादी हुई है तो दैट वाज द पहला मोमेंट कि हमें था कि यार हम टाइम पर जाएंगे। हमें ये नहीं पता था लोग टाइम पर नहीं आ सकते, लोग टाइम पर आ ही नहीं सकते, ये दिमाग में आया नहीं। शादी हो गई थी, उस ज़माने में जल्दी हो जाती थी, 22 साल का तो मैं था। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मैं कहा जाना टाइम पर। हमारे में दिन की शादी होती है, सुबह बारात जाती है, शाम को दोपहर को डोली आ जाती है। तो 9 बजे बारात चलने का टाइम था, डिपार्चर ऑफ बारात। हम 9 बजे पूरे तैयार, कोई आया ही नहीं, ना बाजे वाले, ना घोड़ी वाले, ना गेस्ट, ना कोई, ना मामा जी, ना ताया जी, कोई भी नहीं है। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे मदर, मेरे फादर, तो मेरी ग्रैंड मदर, हम 5 लोग कार में बैठ के चले गए, घर लॉक करके। लड़की वालों के घर पहुंच गए। उनको हमने बोला हुआ था कि हम पागल बंदे, हमने टाइम पर पहुंच जाना है, ये सोच लेना। वेरी नाइस। तो वहाँ पर भी वही बैठे थे बस, मेरे इन-लॉज के 2-3 लोग ही, उनके गेस्ट भी नहीं आए थे। बाजे वाले वहाँ डायरेक्टली आए, घोड़ी वाले डायरेक्टली आए। मैं कहा अब क्या करने आए हो, हम तो आ चुके हैं। मतलब अगर कुछ ठान लो तो मुश्किल कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है। फिर उस दिन तक लोगों को पता लग गया कि ये पागल बंदा है, इसके इवेंट में लेट नहीं होना है। फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस पंजाब मैंने करवाया है पंजाब में। पब्लिक प्रोग्राम, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, टिकट बेची है। टिकट बेचने के बाद लोगों को ये वाली कॉल गई कि हमारा ये प्रोग्राम 1 मिनट भी लेट नहीं शुरू होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सीटेड बेसिस पे है, टिकट सीट नंबर नहीं दिया है, हमें नहीं कहना कि हमें सीट पीछे मिली। एंड पूरे मीडिया ने इसको कवर किया था कि परहैप्स द फर्स्ट पब्लिक इवेंट और द लास्ट पब्लिक इवेंट जहाँ पर ऑन टाइम स्टार्ट हो गया। 7 का टाइम था टिकट के ऊपर, 7 स्टार्टेड। क्या बात है, अमेजिंग। और आज तक ऐसे चल रहा है। क्या बात है, इट्स ट्रूली लवली टॉकिंग टू यू। मतलब आई एम लाइक माय गॉड, अभी 2-4 घंटे ऐसी बातचीत चलते रहे ना तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा। और मुझे लग रहा है कि सामने जो लोग सुन रहे हैं ना, उनकी लाइफ में जो वैल्यू एडिशन हुई होगी वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। जो टाइम को किल करता है ना, वो किलर है। उसको तो चाहिए, उसको मर्डर करार दे के जेल भेज दो। सच्ची में यार, इससे कीमती चीज़ क्या है? और सो ट्रू, इफ यू आर किलिंग योर time will kill you. That's the simple thing, simple phenomenon. That's great. Awesome. Thank you so much, sir. Thanks a lot for being in the show, and thanks a lot for adding great values to people's life and before them in my life. I'm so much grateful to you. Thank you so much. मेरे लिए भी बहुत I am fortunate, क्योंकि अपनी जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, राइट, उनको कुछ देने का मौका मिला है और आपने स्टेज दिया है हमें। थैंक यू यार, गॉड ब्लेस यू। गॉड थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा, सर के साथ हमारी ये बातचीत कैसी लगी? आई कंप्लीटली केप्ट इट कैजुअल, नथिंग वॉज फैब्रिकेटेड, एवरीथिंग वेंट इन अ फ्लो। आई हैड द सीट्स कि आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, बट आई यूज्ड इट फॉर ओनली रैपिड फायर राउंड एंड फॉर नथिंग एल्स। आई वॉज हैविंग ग्रेट प्लान्स कि आई विल आस्क मेनी क्वेश्चंस, बट सी जब सर से कन्वर्सेशन शुरू हुई ना तो ये एक फ्लो में इस तरीके से बही, मुझे लगा कि यही होना चाहिए रियल लर्निंग, जिसे अगर आपने यूज कर लिया अपने बिजनेस में या फिर अपने लाइफ में, आप कमाल की ग्रोथ पाओगे।
जैसे सर कहते हैं कि वो एक बिजनेस कोच है, वो एक लाइफ कोच है। मुझे लगता है कि आपके बिजनेस की कोचिंग एंड आपके लाइफ की कोचिंग, दोनों कोचिंग की ज़रूरत टीएस मैदान पे आके ख़त्म हो जाती है। आप सर को हमारे इस शो में देख रहे हो, मैं चाहूँगा इंटरनेट पे जाइए, अगर आपने सर को पहले नहीं सुना है तो इन्हें ज़रूर सुनिए, इनकी पूरी फैमिली को सुनिए। हिमेश हैं, अव्वल हैं, पूरी फैमिली, मैम हैं, गुरु माँ, पिंकी मैम, उनके भी बहुत ही गजब के कंटेंट हैं, गुंजन मैम है, मतलब सब लोग कमाल के कंटेंट क्रिएट करते हैं। पूरी फैमिली समझो कि इस इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, हमारी बातचीत पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में मुझे नोट्स बना के भेजिएगा कि आपको कौन कौन सी ऐसी बात है जो बहुत अच्छी लगी और जिसे आप अपनी लाइफ में यूज करने वाले हो। आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ विदा, नमस्कार।